नमस्कार। अखिल भारतीय कचेरा राजपूत समाज के सभी सदस्यों को और लाइव शो में देख रहे सभी सदस्यों को मेरा दया शंकर वर्मा एडवोकेट सीधी का नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को मैं दया शंकर वर्मा एडवोकेट सीधी से आप सभी का नमस्कार। हम आज अखिल भारतीय कचेरा राजपूत महासभा में आज मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं हमारे समाज के पितामह, भीष्म पितामह श्री सांवले प्रसाद जी आर्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह उनकी मेहनत का नतीजा है कि हमारा समाज आज यहाँ तक पहुँच चुका है। उसके पश्चात हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री रतिराम लंबरदार जी पलवल हरियाणा वालों का भी उनको भी प्रणाम करता हूँ, और हमारी वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो अब इस समय हमारे बीच में नहीं है। इस कोरोना बीमारी ने हमसे हमारे एक बहुत ही अद्भुत प्रतिभा के धनी डॉक्टर अजय पाल जी को हमसे छीन लिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो। जब वो घटना याद आती है तो बड़ा अफसोस होता है। और मैं वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र पवार जी को भी प्रणाम करता हूँ। महासचिव श्री राम बदन वर्मा जी, जिनके अथक प्रयासों से हमारा समाज निरंतर प्रगति पर बढ़ रहा है। मैं इसी वर्तमान कार्यकारिणी के हमारे राष्ट्रीय प्रचार मंत्री आदरणीय राजकिशोर जी का भी अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया और हमारे समाज में इस फेसबुक लाइव के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री दिनेश मराठा एडवोकेट जी को भी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने भी अच्छा मार्गदर्शन किया है समाज के लिए। साथ ही मैं हमारे संगठन मंत्री
पूरन भारद्वाज जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और वर्तमान कार्यकारिणी के साथ अपना समय दे रहे हैं। और मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने इस महासभा के लिए को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो प्रयास किया, उन सब प्रयासों को मेरा प्रणाम है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को परिचय दे दूं। हालांकि बहुत से लोग मुझसे परिचित हैं, लेकिन जो परिचित नहीं हैं उन्हें मैं थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूं। मेरे बब्बा श्री वासुदेव कचेर जी थे। उनके 3 पुत्र थे। हमारे बड़े पिताजी आदरणीय श्री राम कृपाल वर्मा जी, दूसरे नंबर पर थे श्री राम सुंदर वर्मा जी, और हमारे पिता श्री रामचंद्र वर्मा जी सबसे छोटे पुत्र थे। और संयोग ऐसा है कि हमारे तीनों बड़े पिताजी और मझले पिताजी तीनों इस दुनिया में अब नहीं हैं। हमारी जो शिक्षा है, इसके पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस सीधी शहर में हमारा पैतृक व्यवसाय, जो हमारे बब्बा जी लोग वगैरह तो चूड़ी का व्यवसाय करते थे, लेकिन हमारे बड़े पिताजी, ये तीनों भाइयों ने, इन लोगों ने पुस्तक बेचने का काम शुरू किया। और उस समय हमारे सीधी में केवल 3 ही दुकानें थीं जो किताबों का क्रय विक्रय किया करती थीं। हमारे बड़े पिताजी की 2 दुकानें थीं, सुरेश पुस्तक भंडार जो जिनके पास थोक विक्रय का लाइसेंस था, और विनय पुस्तक भंडार हमारे उनसे छोटे वाले भाई मेरे बाबूजी, उनकी दुकान यहाँ सराफा बाज़ार में थी जो सरस्वती पुस्तक भंडार के नाम से थी। और मेरे पिताजी यहाँ कोतवाली के सामने कॉलेज बुक सेंटर करके दुकान थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मेरी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इसलिए इसको रेफरेंस मैं पहले से दे रहा हूँ। मेरे घर के पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, वैसे तो शिक्षा उस समय क्लास 1 से शुरू होती थी, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय बाल भारती हुआ करती थी जो मेरे घर के पास में ही थी। तो मेरी पहली शुरुआत वहाँ बाल भारती से हुई। बाल भारती विद्यालय में मैंने 1-2 साल में पढ़ा, जो आंगनवाड़ी के जैसे ही होती थी। उसके बाद मैं पहली में प्रवेश, मुझे हमारे शहर में उस समय एक ही विद्यालय था, मॉडल बेसिक विद्यालय। लेकिन मुझे इस बात का भी गर्व है कि मॉडल बेसिक में मुझे हमारे समाज के सीधी के पितृपुरुष कहें या कि महान पुरुष कहें, जो भी कहें वो कम है, श्री यदुनाथ प्रसाद वर्मा जी के हाथों से ही मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है। मॉडल बेसिक विद्यालय में वो पढ़ाया करते थे और मैं उस विद्यालय में मैं भी पढ़ता था। उनके बारे में मैं बता दूं कि वो बहुत तेज तर्राट मास्टर थे। उनके हाथ में अक्सर छड़ी रहा करती थी। ये अलग बात है कि उनकी छड़ी मुझे कभी नहीं पड़ी। बचपन के दिनों में मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज था। पहली से लेकर के 5वीं तक, 5वीं में मुझे डिस्टिंक्शन मिला था।
भूगोल एक विषय होता था जिसमें मुझे 40 में 46 नंबर मिले थे। तो 5वीं तक की पढ़ाई करने के बाद हमारे शहर में क्रमांक 1 विद्यालय था, वहाँ पर मैंने प्रवेश लिया। क्लास 6 में पढ़ा। उस समय इंग्लिश रीडर में जो इंग्लिश लगती थी उस समय 42 पाठ थे, और आप लोगों को यकीन नहीं हो गया कि मुझे 42 के 42 पाठ की मीनिंग कंठस्थ थी। मुझे सब कुछ याद, मतलब मैंने सब कुछ याद कर लिया था। तो स्कूल में इंग्लिश में उस समय जो पढ़ाई का पैटर्न था, विद्यालय में जब इंग्लिश की क्लास लगती थी तो राजन सिंह सर जी थे वो जो पढ़ाते थे इंग्लिश, और वो हमारे घर के पास में, क्योंकि हमारे घर के पास ही मास्टरों का वो था, तो हमारे घर के पास ही वो रहते थे। उनका 2 बेटे थे उनका एक बेटा कल्पेश सिंह वो मेरे साथ ही पढ़ा करता था। तो जब उनकी क्लास आती थी तो वो पहले 2 लड़कों को खड़ा कर देते थे, वो सबसे इंग्लिश मीनिंग पूछा करते थे। उन लड़कों से 2 लड़कों से पूछवाया करते थे, फिर बाद में 2 लड़कों से वो पूछा करते थे। उनमें से एक मैं हुआ करता था। 7वीं क्लास पढ़ा, 8वीं क्लास पढ़ा। 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा आपको ज्योतिषी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो ज्योतिषी वगैरह, राशिफल वगैरह सब कुछ देखते हैं, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनरली लोगों में ये उत्सुकता होती है कि हम देखें हमारी राशि में आज क्या बता रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ऐसे लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, वो अपने जीवन के माध्यम से ही देना चाहता हूँ। तो जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो हमारे पिताजी के पास एक बुजुर्ग आए, दुकान में एक बुजुर्ग आए। पिताजी ने जिज्ञासावश मेरा हाथ उनको दिखलाया। उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देख करके ये बताया कि ये बालक पढ़ाई नहीं करेगा। इसने जो अभी, मतलब उस समय मैं 8वीं था, बोले ये 8वीं तक कैसे पहुंच गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके हाथ में पढ़ाई की रेखा, शिक्षा रेखा है ही नहीं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसका परिणाम क्या होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनकी बातों को पता नहीं मैंने माइंड किया या नहीं किया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जो मैं हमेशा टॉप करता था, हमेशा फर्स्ट क्लास में आता था, तो 8वीं में पहली बार मैं गणित में मुझे सप्लीमेंट्री आई। हालांकि उस समय की जो 8वीं की गणित चला करती थी वो बहुत वैसे टाइप की होती थी, लोग उसमें फेल ही होते थे। उसमें चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह ये ऐसा चलता था कि मतलब कि लोगों को समझ में वो नहीं आता था। तो मैं जीवन में पहली बार 8वीं में मुझे सप्लीमेंट्री आई। मुझे इतना खराब लगा कि जब पूरक परीक्षा का फॉर्म भरा गया तो मैंने उसी ओरिजिनल मार्कशीट को ही फॉर्म के साथ लगा दिया कि मुझे ये मार्कशीट नहीं रखनी है। पूरक की परीक्षा दिया, मैं पास हो गया, लेकिन अब उसकी भविष्यवाणी का असर या कि उसका असर ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसी साल 10+2 पैटर्न चालू हुआ था। तो 9th में मैं जब पहुंचा तो उस साल जनरल प्रमोशन हो गया। शायद वो ईयर था 93 या 94 था। तो उस साल जनरल प्रमोशन हुआ। तो अब जाहिर है कि जनरल प्रमोशन हुआ तो उसमें पढ़ाई उढ़ाई तो ज़्यादा हुई नहीं, तो उसमें हमने पढ़ाई उढ़ाई कुछ की नहीं थी। जनरल प्रमोशन सबका हो गया। अब पहुँचे हम लोग 10th क्लास में। तो शायद 1984 था। 10+2 में उस वर्ष मध्य प्रदेश का रिजल्ट था 3%, ओनली 3%। तो उस समय की जो सरकार थी उसने ये डिसाइड किया कि इसको हम 30 नंबर का ग्रेस करके कि इसको 30% बढ़ा करके 33% किया गया। 2 सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री दी गई।
लेकिन मैं उस बार पहली बार मैं फेल हो गया था। 10वीं में मैं उस परीक्षा में मैं फेल हो गया था, पहली बार मैं फेल हुआ। लेकिन फेल होने से ज़्यादा एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि मैं अपने आप को गणित में बहुत समझता था कि मुझसे गणित बहुत बनती है। मुझे ऐसा लगता था, हम लोग दिन भर गणित लगाते थे, लेकिन गणित में मुझे बीज गणित वगैरह, अलजेब्रा वगैरह जो होती थी वो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो मुझे गणित में 2 पेपर होते थे उस समय, तो एक पेपर में मुझे 8 नंबर मिला और दूसरे पेपर में 2 नंबर मिला। टोटल 10 नंबर मिले थे 100 में। 4 विषयों में मैं पास था, 4 विषयों में पास था, लेकिन मतलब वो कहने का मतलब कि वो 10th में मैं फेल हो गया, फर्स्ट टाइम फेल हुआ। तो जाहिर है कि बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगा। अब शायद ये ज्योतिषी का प्रभाव था, उसकी नकारात्मक इच्छाओं का प्रभाव था कि मैं नकारात्मक उसमें चला गया, ये भी हो सकता है। फिर अगले साल मैंने स्टडी किया तो अच्छे मार्क्स से, गुड सेकंड नंबर, अच्छे, मेरे ख्याल से 325 नंबर आए थे आउट ऑफ 650 में। 10th में पास किया। 11th में मैंने सब्जेक्ट चूज किया कॉमर्स। चूज किया मैंने फॉर्म डाला था 1 नंबर में, लेकिन मेरा फॉर्म वहाँ चला गया 2 नंबर में। यहाँ हमारे यहाँ 2 स्कूल थी, क्रमांक 1 और क्रमांक 2 अभी भी है। तो मेरा फॉर्म वहाँ चला गया 2 नंबर में, मुझे कॉमर्स दिया गया, मैंने कॉमर्स ले लिया। अब जो गणित मुझसे बनती नहीं थी, अब वही गणित वाली फिर से उसमें आ गई। हालांकि अकाउंटेंसी जो थी वो मुझे अच्छी तरह से आती थी, लेकिन इस दौरान ये हुआ कि हमारे बड़े पिताजी के लड़के, सबसे छोटे लड़के अनिल भैया का हमारे वहाँ वीडियो हॉल चलता था। तो एक बार पता नहीं कैसे मैं वीडियो हॉल में चला गया, वहाँ पिक्चर देखी, बहुत अच्छा लगा और पैसा नहीं लगा, ये उससे ज़्यादा अच्छा लगा। अब पैसा क्यों नहीं लगा उसमें, ज़्यादा तो वो नहीं, लेकिन क्योंकि अपने घर का था इसलिए नहीं गया। तो मैं रोज़ जाने लगा पिक्चर हॉल, वीडियो हॉल में बैठता, धीरे धीरे करके वहीं बैठता गया और स्कूल जाना थोड़ा मेरा कम हो गया। 11th में था, उस समय प्रिंसिपल जो थे क्रमांक 2 के, उन्होंने एक नियम निकाला हुआ था कि जिसकी हाजिरी स्कूल में 80% नहीं होगी उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो उस समय हमारे जो क्लास टीचर थे, जब परीक्षा का टाइम आया तो मैं, जाहिर है कि मैं कम जाता था तो मेरी अटेंडेंस कम थी। मैं सर के पास, क्लास टीचर के पास गया कि सर परीक्षा देने दीजिए, मैं पास कर लूँगा ये सब कुछ। उन्होंने कहा नहीं, आप जाके प्रिंसिपल से मिलो, प्रिंसिपल पे जाए वो पास जाऊँ तो वो बोले कि क्लास टीचर के पास जाओ, क्लास टीचर के पास जाऊँ तो बोले प्रिंसिपल के पास जाओ। तो ऐसे तरीके करके क्या हुआ कि मुझे परीक्षा में नहीं बैठाया गया। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि परीक्षा में नहीं बैठा, परीक्षा मैंने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पास हो गया। शायद मैं इकलौता छात्र रहा होऊंगा जो 11वीं में फेल होता रहा होऊंगा, तो मेरा रिजल्ट उसमें पास वाली श्रेणी में आ गया। अब कैसे आ गया ये मुझे नहीं मालूम। फिर 12th में मैं आया, 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मतलब कि मेमोरी अच्छी थी। ग्रामर का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेमोरी फास्ट थी। जो वर्ड मीनिंग हुआ करती थी वो मुझे सब याद रहती थी, याद कर लिया करता था। तो 12वीं में पहली बार एक खान सर आए थे, उन्होंने हम लोगों को इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाया। इसके पहले हम लोगों को केवल क्लास में लेसन पढ़वा दिया जाया करता था, लिखवा दिया जाया करता था, कभी किसी ने समझाया नहीं था। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि पहले का जो पैटर्न था पढ़ाई का वो बहुत अच्छा नहीं था। आजकल का तो पढ़ाई का पैटर्न इतना अच्छा है कि बच्चे वेल इंटेलिजेंट होते हैं, वेल इंटेलिजेंट टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। तो उस ज़माने में मैं बता रहा हूँ कि मैं जब 12वीं में जब पहुँचा हूँ, तब मुझे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह खान सर ने पढ़ाया था। तब पहली बार मुझे पता चला कि ग्रामर भी कोई चीज़ होती है।
बाकी मेमोरी के दम पे याद रहती थी, तो उससे सब रहता था। फिर भी पूरा नॉलेज नहीं हुआ, लेकिन जितना उन्होंने बताया उतना नॉलेज मुझे हुआ। 12वीं पास करने के बाद 12वीं में जब रिजल्ट खुला कलेक्ट्रेट के पास में, वहाँ कुछ लोग देख रहे थे नंबर अपना, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं पास होऊंगा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं ज़्यादा। लेकिन जब कुछ लोग देख रहे थे रिजल्ट, तो मैंने भी अपना नंबर बताया कि यार मेरा भी तुम पीछे से देखना शुरू करो, सप्लीमेंट्री से देखना शुरू करो, हो सकता है सप्लीमेंट्री हो। तो क्योंकि मेरा अकाउंटेंसी का पेपर मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं है, तो जो लोग देख रहे थे उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम पास हो। मेरा रिजल्ट पास वाले देख, मैंने बोला फिर से देखो यार, कहीं तुम लोग गलत तो नहीं देख रहे हो। मैंने फिर अपने आंखों से देखा तो मैं पास था। बड़ी खुशी हुई कि मतलब बिना मेहनत किए, मतलब मेहनत तो किया था लेकिन मतलब उतना श्योर नहीं था कि पास हो जाऊंगा। ले दे करके पास हुआ। मार्कशीट आई तो मैंने देखा कि मुझे अकाउंटेंसी में 14 नंबर की ग्रेस लगी हुई थी, और उस समय तक मुझे ये ज्ञात था कि ग्रेस केवल 5 नंबर का ही मिलता है। तो मुझे ये लगा कि ये 14 नंबर का ग्रेस कैसे हमारे उसमें है। मैंने सोचा धोखे से लगता है मैं पास हो गया क्या। बाद में पता चला कि अकाउंटेंसी में 15 नंबर का ग्रेस लगता था। तो ये 12वीं तक की शिक्षा हुई मेरी। 12वीं के बाद मैंने कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब एग्ज़ाम चल रहे थे, उन्हीं एग्ज़ाम के दौरान एक पेपर जब देने में गया, सुबह 7 बजे से पेपर होता था, तो मैं पेपर देने जब गया वहाँ तो साइंस वालों की कुछ टीचरों से पता नहीं कुछ हो गया था, तो उन्होंने स्ट्राइक कर दिया हुआ था। तो चूँकि मैं लेट था तो उन लोगों ने मुझे अंदर परीक्षा हॉल की तरफ जाने ही नहीं दिया, बाहर ही प्रांगण में रोक लिया। मैं वापस दे के चला आया। दूसरा पेपर था 4-6 दिन 10 दिन पहले, तो मैं यहाँ से हावड़ा चला गया। मैं पहली बार हावड़ा गया ट्रेन से। ट्रेन में मैं पहली बार सफ़र कर रहा था। मुझे ये नहीं पता था उस समय की रिजर्वेशन भी कोई चीज़ होती है। रिजर्वेशन डब्बे में ऐसे नहीं जाना चाहिए बिना रिजर्वेशन टिकट लेकर के। मैं बनारस गया। मैं अपनी जेब में 6,000 रुपये ले करके गया था। ये था कि वहाँ से जाके VCP खरीद लाऊंगा। 5500 रुपये का VCP मिले, 6 नहीं मतलब 7-8 हज़ार रुपये लेके गया था। 5500 रुपये के उस समय शायद VCP आए। VCP मीन्स वीडियो कैसेट प्लेयर। तो लेने के लिए कलकत्ता हावड़ा में गया। कलकत्ता गया था मैं, हावड़ा तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय तो मैं हावड़ा जानता भी नहीं था, कलकत्ता उसको बोलते थे। तो एक पता था, उस पते को ले करके मैं यहाँ से बनारस गया। बनारस से मैं स्टेशन में टिकट कटाई और जनरल टिकट कटाई। जनरल टिकट मैं अभी इसलिए बोले कि उस समय मुझे ये सब रिजर्वेशन में नहीं जानता था। तो जो मुझे अच्छा डब्बा दिखा जिसमें लाइट जल रही थी, ट्यूबलाइट, मुझे बल्ब की रोशनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ट्यूबलाइट वाले डब्बे में जा कर के एक बर्थ में जा कर के आराम से बैठ गया। और संयोग ऐसा था कि उस समय TTI OTI आया होगा, तो इधर मेरे तरफ उनसे ध्यान नहीं दिया। मैं पहुंच गया सीधे कलकत्ता। अब जब कलकत्ता रेलवे स्टेशन के मैं बाहर निकला, तो कलकत्ता में चूँकि उधर क्या है कि बंगाली लैंग्वेज चलती है और हिंदी तो चलती नहीं है, लेकिन क्या है मेरी इंग्लिश पढ़ने ओढ़ने की मतलब वो थी, मैं इंग्लिश पढ़ लेता था। तो इंग्लिश बोर्ड रोड से पढ़ के मैं जब बाहर से मैं देखा तो मैं ये हावड़ा लिखा, मैंने सोचा कि मैं तो कलकत्ता के लिए आया था, ये हावड़ा कैसे आ गया। फिर मैंने किसी से पूछा तो उसने बताया कि भैया ये ब्रिज के, जब आप ब्रिज के पास आ जाते हैं, ब्रिज के उधर हावड़ा है, इधर कलकत्ता है, ऐसा कुछ उन लोगों ने बताया। तो मैं जब बाहर निकला तो अब वहाँ आगे जाना था, जो एड्रेस मैंने लिया हुआ था, तो वहाँ मैं गया। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बुआ के लड़के राकेश वर्मा, उन्होंने हमको ये बताया हुआ था कि कलकत्ता में ट्राम चलता है।
तो मुझे ये पता था कि, और उन्होंने ये भी बताया था कि 2 रुपये का टिकट अगर एक बार वहाँ कटा ले तो वहाँ उस ट्राम से जितनी दूर तक ट्राम जाती है पूरा दिन भर अपन बैठ के उसमें जा सकते। तो मैंने ट्राम में वहीं स्टेशन के बाहर टिकट घर था, वहाँ पर मैंने 2 रुपये का ट्राम का टिकट कटाया और मैं सोचा चलो वहाँ तक चलूँगा। मैंने सोचा पहले काली मंदिर तक चलूँगा, शायद वहाँ तक जाती थी, लेकिन वो ईद का दिन था। जब मैं पहली बार वहाँ गया तो ईद का दिन था, तो आधी दूर तक ही ट्राम जा रही थी, उस समय नहीं जा रही थी। मैं ले दे करके उस पते पर पहुँचा जो पता लेकर के मैं गया था। उस पते पर गया तो पता चला कि वहाँ पर छुट्टी थी, उस दिन ईद के कारण छुट्टी थी, वो दुकान बंद थी। मैं वापस स्टेशन आया क्योंकि वो समय तक मेरा कोई परिचय वहाँ था नहीं। स्टेशन में आया तो हम लोगों की क्या आदत होती है कि कहीं दुकान लगा हो, कुछ लगा हो तो हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो उसके पहले मैं रात में वापस चला आया था, स्टेशन में ही स्टेशन के अंदर घुस गया और वहीं पर मैंने रात बिताई। सुबह बाहर निकला 10-11 बजे के आसपास, बाथरूम में वहाँ पर जा कर के जो टॉयलेट वगैरह बने रहते वहाँ जा कर के फ्रेश हुआ। उसमें मेरे ख्याल से पैसा वैसा नहीं रखता था टॉयलेट करने का, नहाने वहाने का। नहाया सब कुछ किया, जेब में हाथ रखा, रात भर जेब में हाथ रखा रहा कि पैसा कहीं कोई निकाल तो नहीं लिया ये हो, क्योंकि इतना तो जानता था कि पैसे लोग चुरा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो सामने वाली पॉकेट में पैसा रखा था, तो रात भर मैं उसमें हाथ रखा रहा। फिर सुबह जब मैं वहाँ से निकला तो बाहर कपड़े की दुकान थी, बाहर सड़क में लगाए हुए थे। तो मैंने भी ऐसे देखना शुरू कर दिया। तो जो दुकान वाला था उसने मुझे ये बताया, मुझसे पूछा कि कुछ चाहिए, ये ले लो अच्छा है। मैं बोला नहीं मेरे पास पैसे नहीं। बोले पैसे तुम्हारे पास है? तो उससे सीधे वहीं पर हाथ रखा, बोले ये है तो पैसे। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर एक पुलिस का वर्दी पहने हुए एक आदमी उधर से आया और वो सब लोगों के नोट चेक करने लगे। बोले तुम बंगला नोट लिए हो, दिखाओ, सबको दिखाने लगा। मेरे पास भी आया, मैंने भी मतलब मैं अपनी बेवकूफ़ी बता रहा हूँ कि उस समय मतलब कितना मैं बेवकूफ़ था। तो सब दिखा रहे थे, वो मुझसे बोला, मैंने भी दिखा दिया। और मेरे सामने ही देखते देखते उसने मेरे से नोटों को मेरे ऐसे ऐसे इधर उधर किया। और जब उसने मुझे बाकी फिर लौटा दिया उसने पैसा, तो पैसे को मैंने सीधे जेब में डाला। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पैसे कम है क्या। तो मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैं वहाँ पैसे नहीं चेक किया। मैं सोचा कि चलो मैं वहाँ वापस बाथरूम स्टेशन के अंदर गया, बाथरूम में गया, वहाँ पैसे निकाले, चेक किए तो 100 की 13 नोट उसमें नहीं थी। अब मुझे बड़ा झटका लगा कि ये साला ये तो हमको उल्लू बना के चला गया। मैं वहाँ गया वापस तो भीड़ भाड़ कम थी बिल्कुल। बस उस कपड़े वाले से पूछे, बोले भैया यहाँ ऐसे सब चलता रहता है, आप ऐसा करो अपना घर जाओ। मैं बोला नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा, जाऊंगा, क्योंकि आप सबको तो मैं बता ही चुका कि मेरे घर कोतवाली के पास है। तो मैं पुलिस से डरता तो था नहीं, डर और नाम की कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन वो बताया कि वो है, लेकिन मैंने सोचा कि साला इस शहर में क्या मतलब है, मैंने वो ज़्यादा छोड़ दिया। फिर अगले दिन 8 बजे की, उसी दिन 8 बजे रात को ट्रेन थी, 8 बजे रात को। अब मुझे लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी पहुंच जाऊं घर। अब लिया दिया तो नहीं कुछ नहीं। वापस गया तो एक मैं मीटा ब्लिज का मैंने वो खरीदा, कैसेट रिकॉर्डर, डबल कैसेट रिकॉर्डर वाला, बहुत फास्ट रिकॉर्डिंग, 7.5 मिनट में कैसेट उसमें रिकॉर्ड हो जाती थी। तो मैंने वो जाके खरीद लिया बचे हुए पैसों से। अब ये था कि घर चले। मैंने काउंटर से जाके पूछा काउंटर में कि हैव यू सर एनी ट्रेन टू बनारसी। तो उसने बताया कि अपनी भाषा में बोला कि 8 बजे 8 o'clock। तो मैंने कहा सर एनी फास्ट टाइम। तो उसने उस समय मजाक में कहा था। मुझे तो अब लग रहा है कि बाद में पता चला कि मजाक कर। उसने बोला कि ज़्यादा जल्दी है, वो थोड़ा बहुत हिंदी जानता था। उसने बोला कि ज़्यादा जल्दी है, दमदम चले जाओ। तो मैंने सोचा कि दमदम से कोई ट्रेन जाती होगी। मुझे उस समय ये आइडिया नहीं हुआ कि दमदम एयरपोर्ट का नाम है। मैं बाद में बाहर निकल आया, मैंने टैक्सी वाले को बोला। हाँ, उसके पहले रात में मुझे ये लगा कि कहाँ सोऊंगा। तो मैंने कहा कि किसी से कि भाई कोई बता दो। तो 1-2 जगह लोगों ने बताया कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो
कहीं खाली नहीं मिला रहने के लिए। एक बताया कि यात्री निवास चले जाओ। यात्री निवास में गया, बड़ा बढ़िया वेल फर्निश्ड था। मैंने कहा कि सर रूम चाहिए, बोले रूम खाली नहीं, बोले हाल और कुछ भी मिल जाएगा तो चलेगा, बोले नहीं खाली है। मैंने बोला फिर भी मैंने चलो जान ले कि रूम का रेंट कितना है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया 1600 रुपये के आसपास। मैंने कहा अच्छा हुआ खाली नहीं है, खाली अगर बोल देता भरा हुआ है तो साला पैसा तो इतना मेरे पास था नहीं। फिर मैं आया, वही बताया रेलवे स्टेशन के बाद निकल आया। मैं वहाँ से फिर वापस चला आया। 25 तारीख को मेरा पेपर था, 24 तारीख को मैं हनुमाना पहुँचा वापसी में ट्रेन से। तो दूसरा पेपर मैं नहीं दे पाया, फिर एक पेपर और नहीं दे पाया। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर जब मैं कर रहा था तो 2 पेपर मैं नहीं दे पाया। फिर क्या हुआ, मेरी पढ़ाई का ब्रेक हो गया। यहाँ से ब्रेक ऐसे हो गया कि अब मैं वो जो टेप लाया था उसी को ला करके मैंने एक दुकान खोल ली। मेरे एक मित्र थे राकेश गुप्ता और मेरे बड़े भैया विजयानंद वर्मा जी, उन्होंने मुझे एक दुकान वहीं पर, वो पान की दुकान करते थे, तो उन्होंने उस दुकान को खाली करके वो दुकान मेरे लिए दे दी। मैंने कैसेट रिकॉर्डिंग की दुकान खोल ली, जो हमारे सीधी में ही साधु ब्रदर्स है, उनके जस्ट बगल के बगल में, वहीं पर मतलब मैंने दुकान खोली। अब पढ़ाई से मेरा नाता ही टूट गया। इस तरह से वो ईयर था 90 या 91 तो साल। तो इसी दौरान मैं वीडियो हॉल में बैठता था, अनिल भैया के पास जाता था, वहाँ बैठता था। इस दौरान मेरी पहचान अमिताभ श्रीवास्तव, जो मेरे मित्र जो कहते हैं, वो पहला मेरा मित्र था। मित्र तो बहुत सारे थे, लेकिन वो पहला मेरा मित्र था। मित्रता हुई, और मित्रता कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूँ। ये इससे आप हमें ईमानदारी का वो पता चलेगा, ईमानदारी कैसे होती। तो चूंकि हमने बताया कि वीडियो हॉल में वीडियो कैसेट किराए पर दी जाती थी, तो अमिताभ की फैमिली, मम्मी पापा, मम्मी उसका और भाई और हमारे विनोद भैया वहाँ बैठते थे। तो वो अमिताभ के घर जाया करते थे कैसेट लेकर के देखने के लिए, वहाँ देखते थे, दिखाते थे भी थे। तो 1-2 बार मुझे भी वहाँ ले गए। तो उनकी जो मम्मी थी, उनका इतना स्नेह था उनसे, विनोद भैया से, अभी मेरा उनसे विशेष परिचय नहीं हुआ था। तो उन लोगों ने उसी दौरान ये विंध्याचल गए वो लोग, तो साथ में मुझे भी गाड़ी से ले गए। तो उस दौरान उन्होंने मुझ कुछ पैसे दिए थे खर्च करने के लिए कहीं, तो कुछ पैसे में बच गए थे। वो पैसा मैंने उनको वापस किया। तो वो मुझसे इतना प्रभावित हुई कि मुझे बहुत मानने लगी, और मैं हमेशा उनको माँ ही मम्मी, मैंने उनको कभी भी, लोग जैसे अंकल आंटी बोलते हैं, मैंने उनको कभी आंटी नहीं बोला। मैंने अपने दोस्त के माता पिता को मम्मी और पापा कह ही संबोधित किया हमेशा, और आज भी करता हूँ। पापा हमारे बीच नहीं रहे उनके, मैं जाना बहुत चाहता था, लेकिन प्रकृति को जो मंजूर होता है होता वही है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, वो ख़त्म हुए। हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया अपने मित्रों के साथ कि हम चलेंगे वहाँ इलाहाबाद, माघ मेला भी नहाएंगे और उनका वो करके आ जाएंगे। लेकिन मुझसे दिन का मिस्टेक हो गया, हम लोग एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच गए, इस वजह से हम उनके उसमें शामिल नहीं हो सके। तो मैं ये स्टोरी बीच में इसलिए उठा रहा हूँ कि पढ़ाई का ब्रेक होना, फिर पढ़ाई कैसे शुरू हो जाती है, इस वजह से। तो उस फैमिली से मेरा परिचय हुआ। उसके बाद 92 में मुझे उन लोगों ने कहा कि यार दयाशंकर, तुमने पढ़ाई क्यों बंद कर दिया, तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर मैंने 12वीं में प्राइवेट रूप से, 12वीं तो कर चुका था, बीए में, क्योंकि बीकॉम तो प्राइवेट होता नहीं था, बीए में मैंने प्राइवेट फॉर्म भर दिया, और उन्हीं लोगों के साथ पीपीटी का भी एग्जाम टेस्ट के लिए फॉर्म भर दिया। तो सुबह 10 से 12 बजे तक नहीं, सुबह 8 से 11 वहाँ रीवा में परीक्षा होती थी,
और 3 बजे यहाँ प्राइवेट 3 बजे यहाँ कॉलेज की परीक्षा होती थी। तो मैं यहाँ से उन लोगों के साथ रीवा जाता था और रीवा से वापस बैठ करके आ करके सीधी आता था और कॉलेज में 3 से 6 परीक्षा देता था। तो एक साथ मैंने 2 परीक्षाएं दी। वो तो एंट्रेंस एग्जाम था, पीपीटी का होता है, आप लोगों को बहुत लोगों को पता ही होगा। तो ऐसा करते करते मतलब ये मेरा बीए फर्स्ट ईयर मैंने पास कर लिया। सेकेंड ईयर में मैंने फिर से एडमिशन ले लिया कॉलेज में। बीए सेकेंड ईयर में मैंने फिर से कॉलेज एडमिशन ले लिया और उसमें मैंने हिंदी लिटरेचर, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट रखे। मैं रेगुलर कॉलेज जाने लगा। मुझे कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगने लगा। सुबह 8:30-9 बजे से क्लास लगती थी। हम यहाँ 8:30 बजे बस पकड़ते थे, बस से बैठ के 9 बजे पहुँच जाते थे। 9-10 बजे से क्लास होती थी, 12 साढ़े 12 बजे आते थे। इस तरह से मैंने बीए सेकेंड ईयर में मेरे अच्छे नंबर आए। ख़ासतौर से हिंदी लिटरेचर में डिस्टिंक्शन था। इसी तरह फाइनल क्लियर हुआ। LLB फाइनल क्लियर करने के बाद अब ये था, मुझे एमए करने का बहुत मन था और ख़ास तौर से हिंदी साहित्य से। हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हिंदी की साहित्य में मेरी बहुत अच्छी रुचि थी। तो मैंने जीजा जी से, दीदी से बात किया। जीजा जी से तो हम लोग मतलब उनका इतना ज़्यादा सम्मान करते थे कि उनसे बोलने में भी हम लोगों को डर लगता था। तो हमारे जीजा जी की सलाह थी कि तुम एमए मत करो, LLB करो। हमारे जीजा जी आदरणीय श्री भगवान दास जी पाटकर हैं, जो उस समय इंजीनियर थे, SDO से रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी वो वर्तमान में जबलपुर में हैं। तो LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, इस तरह से मेरी पूरी फाइनल। इस दौरान 94 से मैंने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब मिली। उस समय हमारे घर की हालत बहुत ख़राब हो गए थे। ख़राब थे मतलब उतने जब नहीं थे, मतलब ये है कि सामान्य था। तो क्या हुआ कि हमारी बड़ी भाभी, बड़े भैया की मैं मास्टर साहब रमेश बनम, वहाँ मैं जाया करता था। तो वहाँ पर गुलाब चंद साहू जी बिंद, हमारे सीधी में एक बिंद स्कूल है, तो उनसे, वो उनके गांव के थे, पास के गांव थे। उनसे कहा कि हमारा एक देवर खाली है, उसको अगर आप स्कूल में लगा लें तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने उनकी जो स्कूल थी 8वीं तक थी और उसी साल 9वीं हुई थी। उसी साल 9वीं हुई थी। तो उनको एक इंग्लिश टीचर की ज़रूरत थी जो 9वीं क्लास को पढ़ा सके। अब ये विडंबना देखिए कि जिस 9वीं क्लास की बुक को मैंने पढ़ा ही नहीं और मुझे वही पढ़ाने को मिला। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाना कल से। मैं दूसरे दिन गया और संयोग ऐसा था कि हमारी जो भतीजी थी परिधि वर्मा, वो भी उस समय 9th में ही थी, उस साल 9th में ही थी। तो मैंने उससे किताब ली और उस किताब को, पहला पार्ट था शायद हॉलीडेज उसका 9th का। तो मैं उस पार्ट को पूरा जाकर के घर में पढ़ लिया, याद कर लिया और अगले दिन जाकर के वहाँ पर स्कूल में पढ़ाया। तो मेरे पढ़ाने का ढंग पहले कभी पढ़ाया नहीं था, लेकिन उनको ढंग समझ में आ गया। उसके पहले जो वहाँ पे एक टीचर थे, अब उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो हमारे परिचित है, हो सकता है कहीं आईडी से जुड़े हुए ना हो तो वो हो जाए, तो इस वजह से नाम लेना नहीं। लेकिन बात क्या हुई थी ये मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि ही और सी, ही से हित, सी से हर। तो इससे पहले वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो 7वीं में पाठ में ही, सी, हिज, हर का चैप्टर था। उसमें उन्होंने हिज की जगह उसका, उसकी लिखाया, स्त्रीलिंग लिखा दिया। हिज का उन्होंने स्त्रीलिंग लिखा दिया था, हर का पुल्लिंग लिखा दिया था। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर आप गलत लिखा रहे हैं, ये स्त्रीलिंग होता है, ये पुल्लिंग होता है। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप चेक कर लीजिए कर जाके। तो अगले दिन क्या हुआ कि वो अगले दिन से स्कूल नहीं आए। स्कूल इसलिए नहीं आए क्योंकि अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने गलत लिखवा पढ़ा दिया है। तो फिर एज ए इंग्लिश टीचर मैं वहाँ भर्ती हो गया। और आपको ये मैं बता दूं कि मेरी इंग्लिश की राइटिंग उस समय बहुत ही ख़राब थी। ख़राब थी मतलब कि
मुझे लिखना वो तीसरी चौथी ये बिल्कुल नहीं पता नहीं था। बोर्ड में मैं लिखता था, बोर्ड में लिख लेता था, लेकिन वही कैपिटल वगैरह बोर्ड में लिख लिख करके पढ़ाता था। तो बच्चे लोगों से मैंने 4 लाइन की कापी मंगवाता, 4 लाइन की कापी उस समय रहती थी 6 से ही, तो क्योंकि उस समय 6 से ही इंग्लिश लगती थी, तो सबके पास 4 लाइन की थी। तो मैं उनको सबको प्रैक्टिस करने के लिए लेटर दिया करता था और घर में खुद भी प्रैक्टिस करता था 4 लाइन में लिखने की। तो उन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, प्रैक्टिस कराते कराते मेरी राइटिंग भी कुछ हद तक ठीक हो गई। लेकिन यह था कि बच्चे मुझसे प्रभावित थे, बहुत अच्छे प्रभावित थे। तो वहाँ पर 94-95 तक हमने पढ़ाया और मैं पढ़ाता भी था और पढ़ने जाता भी था। फिर क्या हुआ, मैं दूसरे स्कूल में चला गया। वहाँ पर कुछ शिक्षकों से विवाद हो गया। उनका जो एक छोटा भाई था राधेश्याम साहू, वो स्कूल अपने अंडर में लेना चाहता था। उन्होंने कहा वर्मा जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को स्कूल दे दी। मैं मजबूरन वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो उसमें वो टैलेंट मुझे नहीं दिखता था। तो फिर दूसरे स्कूल में सोनांचल स्कूल में गया। वहाँ पर हमारे सर थे RD सोनी जी, प्रिंसिपल सर थे। वहाँ भी मुझे वो इंग्लिश पढ़ाने को दिए, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ मैंने वहाँ पे सोशलॉजी सब्जेक्ट भी ले लिया था। तो मैं पढ़ाता गया वहाँ भी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीख कैसे ली जा सकती है। वहाँ पर एक मेरा क्लास 8 में मैं क्लास टीचर बनाया मुझे। मैं क्लास 8 में जब जाता था तो वहाँ पर मेरी बहन भी पढ़ती थी, प्रतिमा वर्मा। और तो इससे क्या हुआ कि मैं अपनी बहनों को, वो जो शासकीय स्कूल में पढ़ती थी 8वीं फेल हो गई थी, उसको मैं अपने साथ ले गया। और मेरा भाई ओम शंकर वर्मा, उसे भी मैं अपने साथ इसी स्कूल में ले गया। पूनम थी हमारी बहन, उसको भी ले गया। इन सबको मैं अपने साथ, जहाँ भी मैं स्कूल में जाता था तो मैं ले गया। तो उस स्कूल में एक लड़का था पंकज अग्रवानी, जो आज डॉक्टर है। मैं ये बता दूं कि मतलब उस बच्चे की राइटिंग इतनी प्यारी लिखता था वो इंग्लिश की, मैं क्या बताऊं। उसकी राइटिंग को देख देख करके मैं सीखा, मतलब मैंने भी सीखा। तो मतलब इतनी बढ़िया, जैसे मतलब लेटर छपे लेटर होते हैं, इस तरह से वो इतनी बढ़िया राइटिंग लिखता था वो लड़का। और आज यहीं सीधी में ही डॉक्टर है। मैं एक बार उसके क्लिनिक में गया था माँ के लिए कुछ दिखाने के लिए, दांत का डॉक्टर है। तो उसने बाकायदे अपने उसमें से चैम्बर से उठ करके पैर छू, बोले नहीं यार अच्छा नहीं लगता फिर। तो लेकिन फिर भी उसने दिखाई। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने बच्चों से भी सीखा है और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ सीखा है। वहाँ 2-3 साल किया। वहाँ पर मैं अपने साथ में हम अपने दोस्तों को भी उस स्कूल में ले गए। हमारे एक निगम थे, शिव कुमार निगम, जो आज एक स्वयं अपनी एक स्कूल चला रहे, चित्रांशु विद्यालय। और उसी विद्यालय में मेरी भतीजी आ गई। उस दौरान ऐसा था कि सीनियर स्टाफ जो 6 से 10 तक पढ़ाते थे, उन्होंने उसमें प्रभारी प्राचार्य बनाया था। उसमें मेरे शिव कुमार निगम जी थे, विनोद गुप्ता थे, निधि वर्मा मेरी भतीजी थी, वो भी पढ़ाती थी। मतलब पूरे का 5 स्टाफ मेरे बिल्कुल परिचित के, मैं खुद उनको ले गया था, वो थे। तो हमारे जो सोनी जी थे, उनसे हमारे निगम जी की नहीं पटरी खा रही थी। निगम जी परीक्षा प्रभारी थे। तो उस समय बोर्ड का एग्जाम के लिए उन्होंने उनसे कहा था कि आप आदेश कर दीजिए 450 रुपये या 500 रुपये ऐसे कुछ बोल रहे थे परीक्षा फीस के लिए। तो निगम जी आके हमसे बोले कि वर्मा जी बताइए कि मतलब सरकारी फीस 120 रुपये है और ये हमसे 450 रुपये का वो निकलवाना चाहते हैं, तो मैं नहीं निकालूंगा। तो मैंने कहा यार स्कूल उनकी है, जैसा करना है उनको करने दो, क्या कर सकते हैं अपन। लेकिन हो गया, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं करेंगे। तो उनकी एक्टिविटीज़ से सोनी जी नाराज़ हो गए। उन्होंने उनको स्कूल से निकाल दिया। तब चूंकि क्या है कि वो हमारे ही दम पे गए थे और वो थे, तो उनके साथ विनोद गुप्ता वो भी निकल गए, हम भी निकल गए। हमने भी इस्तीफा दे करके वापस आ गए। अब ये हुआ कि क्या किया जाए। निगम जी ने कहा, वो विनोद ने कहा कि चलो स्कूल खोलते हैं। विनोद गुप्ता हमारा बहुत ही परिचित मित्र है। उसने कहा कि चलो स्कूल खोलते हैं
पैसा वैसा तो अपने पास उस समय था नहीं। उसने बोला कि हम और राजा पैसा लगाएंगे। निगम जी का घर का नाम, घरेलू नाम राजा था। तो उन्होंने कहा राजा और हम पैसा लगाते हैं, 40% शेयर हम लोगों का रहेगा, 20% आपका रहेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे करना करो। अब ये था कि स्कूल खोलना है तो चलो प्रोसीडिंग करो। उन्होंने मुझे उस विद्यालय की समिति में सचिव बनाया। अब बोले कि बिन्नू भैया, हमारे विनय वर्मा सी एडवोकेट, अशोक लाज में हमारे बड़े भैया हैं, उन्होंने बोला कि उनको अध्यक्ष बनाना है, चलो उनके पास चलते हैं। हम उनके पास गए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि तुम लोग रोज़ रोज़ स्कूल बदलते हो, क्योंकि सोनी जी वहाँ पर जाकर के मिल गए थे। अब ये हुआ कि जब हम लोगों ने स्कूल छोड़ दिया तो बच्चे जो थे, चूँकि बच्चे हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, हम लोगों की मतलब पूरी जो टीम ही थी उनकी पढ़ाने की शैली से सभी बच्चे उनसे टीसी करने लगे थे। फिर वो सोनी जी मेरे पास मेरे घर में आए कि बोले वर्मा जी, मैंने आपके साथ क्या गलत किया, आप हमको ये बता दीजिए, बस हो गया। वो लोग जा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मत जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अभी दोस्ती का सवाल है, मैंने जानता हूँ आपने मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम दोस्तों के साथ है और तो मुझे मेरी मजबूरी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अब नहीं रह सकता हूँ स्कूल में। फिर हो गया, हम लोगों ने स्कूल खोली। उस स्कूल में जब तक था मैंने कब पढ़ाया तो कभी पैसा, ये था कि अभी पैसा वैसा तो आएगा नहीं, तो अभी हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। तो 3-4-5 लोग हम लोग सब फ्री में पढ़ाना शुरू किए। कुछ लोगों को 300 रुपये वो निगम जी देते थे। तो 97 तक हम फिर चित्रांशु विद्यालय हम लोगों ने खोला। तो उसमें मैं पढ़ाता था, लेकिन पढ़ाने के दौरान मेरे शेड्यूल क्या थे, सुबह 7 बजे से क्लास होती थी, लेकिन 9th क्लास का क्लास टीचर उन्होंने बनाया। मैं जहाँ भी था 9th क्लास ही का ही क्लास टीचर रहता गया। तो मेरा होता क्या था कि मेरी लेट उठने की आदत थी, तो कभी कभी मैं लेट जाता था। ये मतलब तीनों स्कूल में आदत थी। तो पहले मैं एक स्कूल की बात बता देता हूँ। शुरू में जो विंध्य भारती स्कूल थी, वहाँ पर ये नियम था कि अगर कोई टीचर 3 दिन तक लगातार एब्सेंट हो जाएगा, मतलब लेट आएगा, तो उसको एब्सेंट कर दिया जाएगा उस दिन। उसकी तनख्वाह उस दिन की नहीं मिलेगी। तो मैं जब कभी 2 दिन लेट हो जाता था तो तीसरे दिन मैं जाता ही नहीं था, फिर वापस आ जाता था। तो साहू जी बोले कि वर्मा जी, आप भैया, आपके साथ ये लेट वोट वाला नियम नहीं चलेगा, आप जब मन हो तब आइए, मगर रेगुलर आइए। तो यही नियम हमारे वहाँ सोनांचल में भी हमको छूट थी। मैं 7:30 बजे 8 बजे जब भी जाता था, गेट खुल जाता था। किसी के लिए गेट नहीं खुलता था, गेट वहाँ लॉक हो जाता था। 7-7:15 बजे लॉक हो जाता था। और यहाँ तक कि रिसेस हाफ टाइम में भी गेट नहीं खुलता था। लेकिन मुझे चाय पीने की आदत थी, तो मेरे लिए स्पेशल छूट थी कि वर्मा जी चाहे तो जब जाएं तो जाने दो। तो हाँ, यही बात हो गई थी कि मेरे साथ निगम जी भी चले आए थे एक बार चाय पीने बाहर, तो वही उनके पर बरस पड़े थे। इस वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर जब हम लोगों ने स्कूल खोली तो मेरे पास एक चाबी स्कूल की मैं खुद रखता था। 7 से 12 तक की स्कूल लगती थी। 12 बजे बाद घर से आकर के मैं खाया पिया, अगर खाना मिला, भगवान की इच्छा से खाना मिला तो खा करके मैं कोर्ट चला जाता था। तो कोर्ट में मैं उस समय मेरी दीदी थी तारा वर्मा एडवोकेट, जो आज भी जाती हैं, तो मैं उनके पास जाता था। 5-6 बजे तक वहाँ रहता था, उनसे सीखता था जो कुछ भी था। फिर वापस आता था 6-7 बजे, 1-2 ट्यूशन पढ़ाता था। उसके बाद मेरा रेगुलर वो था कि मैं रात को 8 बजे स्कूल में चला जाता था। 8 बजे से 11 बजे तक मैं 3 घंटे बकायदे वहाँ स्टडी करता था। मैं सिविल जज की तैयारी करना शुरू कर दिया था। और इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं स्कूल में ही, क्योंकि टाइम टेबल वगैरह सब कुछ, मतलब प्राचार्य प्रिंसिपल थे, लेकिन सारा रूल्स वहाँ पर मेरा चलता था। मैंने एक जनरल नॉलेज की एक स्पेशल क्लास बना के रखी थी, जो लास्ट में चलती थी। 12:20 मिनट की एक जनरल नॉलेज की क्लास होती थी, जिसमें जनरल नॉलेज में चलता था। सभी टीचर पढ़ाते थे और छात्रों से ये था, आप जो भी पूछना चाहते हो, जो भी जानना चाहते हो वो चाहो। तो एक तार्किक टाइप का एक मैं प्रश्न भी उसमें किया करता था, लेकिन लगता है कि मैं टाइम ज़्यादा लेता जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि मैं तैयारी करता गया, अपनी तैयारी भी करता गया। उस साल मैंने सिविल जज का एग्ज़ाम दिया
और पहले ही प्रयास में मेरा सिविल जज में सिलेक्शन हो गया। ये शायद 98 या 99 की बात है। प्री सिविल एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया। उस समय सीधी में 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उन 15 बच्चों में से मैं भी था। तो अब लोगों को ये लगने लगा कि ये तो कभी पढ़ते उड़ते इसको मैंने कभी देखा नहीं, ये तो दिन भर घूमते, क्योंकि मेरे घूमने की आदत थी। मैं अगर घर से बाहर बस स्टैंड या इधर उधर घूमने नहीं जाऊँ तो मेरा खाना हजम नहीं होता है। आज भी वही स्थिति है कि मैं दिन में एक बार जरूर निकलूँगा। तो अब मतलब लोग ये सोचने लगे कि अरे ये तो कैसे हो गया। तो सिविल जज का जो प्री एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होते होते मतलब साल 2 साल का टाइम लग जाता है। फाइनल एग्ज़ाम की जब डेट आई तो उसमें सेंटर मैंने भरा जबलपुर। मैं जबलपुर गया। पिताजी ने मुझे 7,000 रुपये दिए कि ये 7,000 रुपये जा कर के मतलब कि ट्रेनिंग वोनिंग मतलब जो पढ़ाई वढ़ाई अपना अच्छे से कर लेना। मैं वहाँ गया कोठारी मतलब जीजा जी के पास पहुँचा। वहाँ उन्होंने मतलब उनके साथ मिले। मेरे जीजा जी बहुत खुशी हुए इसमें। आप यकीन करिए कि जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो पहले नहीं हुआ हो, या कोई आप पद या कोई तरक्की में जाते हैं, तो आपके घर और परिवार वाले बहुत खुशी होते हैं। तो मेरे जीजा जी बहुत खुशी हुए। सब जगह मुझे जा कर के वहाँ जबलपुर में अपने जान पहचान वालों से मिलाए, उन्होंने बताया। और वहाँ कोठारी इंस्टीट्यूट की एक शाखा जबलपुर में थी, लेकिन वो उस समय प्रारंभ नहीं हुई थी, कुछ दिन बाद होने वाली थी। तो वहाँ हमने लोगों ने पता किया तो 3,000 रुपये करीब फीस थी वहाँ की। और लेकिन वहाँ पर पढ़ना क्या था, किस चीज़ के लिए कोचिंग करते थे लोग? इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जीके का। तो जीके मेरी काफ़ी मजबूत थी। मैं उसमें क्या था कि मैं टीवी भी बहुत आज तक वगैरह न्यूज़ चैनल वगैरह सब कुछ देखता था। और हमारे पिताजी जो थे उनको भी जनरल नॉलेज बहुत तेज थी, तो वो हम लोगों को अक्सर कुछ ना कुछ पूछते और बताते रहते थे। तो एक मतलब 2 पेपर होते थे मेन एग्जाम में। एक तो था लॉ से संबंधित और दूसरा पेपर था जिसमें एक एस्से होता था, हिंदी में एस्से होता था, और इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी एक ट्रांसलेटर होता था, और एक जजमेंट लिखना पड़ता था। तो मुझे लगा यार ये तो सब मुझे आता है, इसके लिए मैं कोचिंग क्यों करी? ये 3,000 रुपये मैं रख लूँ तो काम आ जाएगा, क्यों मैं बर्बाद करूँ? मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की। मैं खुद सेल्फ स्टडी वहीं पर जबलपुर में रह के करने लगा। वहाँ भी मैंने शेड्यूल बनाया 3 टाइम, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, और रात में 11 बजे से 2 बजे तक। तो इस तरह से मैं स्टडी करता चला गया। तो मेरी तैयारी भी काफ़ी हुई थी। लेकिन जो पहला पेपर हुआ मेरा, उस दिन थोड़ा माइंड पता नहीं क्या हो गया था साला। पहले पेपर हुआ, मैं गया एग्जामिनेशन हॉल में गया तो बहुत काफ़ी नर्वस था। एक गिलास पानी वानी पिया, उसके बाद फिर मैंने पेपर देना शुरू किया। पहला पेपर लॉ से संबंधित था। फिर मैं दूसरा पेपर 2-3 घंटे बाद था। उस दौरान हमारे सीधी के जो 2-4 और मित्र थे, हारून मंसूरी, मित्र तो नहीं हमारे से बहुत सीनियर थे, हारून मंसूरी जी, अशोक कोरी जी, ये लोग मुझे मिले। और ये लोग मुझे, और हारून मंसूरी जी मैं बता दूं कि वो 2-3 बार पहले भी प्री पास कर चुके थे। अशोक कोरी जी, उन्होंने मुझे कहा कि यार दया यार तुम तो अच्छा वो कर लिए, तुम्हारे अभी शादी भी नहीं हुई है, अगर जज बन जाओगे तो बढ़िया शादी हो जाएगी। हम लोगों की तो शादी हो गई, साला कुछ होने वाला नहीं है। जज भी बन जाएंगे तो वो तुम्हारी तो बढ़िया है, तुमको अच्छी बीवी मिल जाएगी जज बन जाओगे तो। ऐसे ऐसे करके हम लोग 2-3 घंटे उन्हीं के साथ वहीं पर रहे, फिर जाके एग्ज़ाम दिया। तो जब रिजल्ट आया तो मुझे फर्स्ट पेपर में 29 नंबर मिले, जिसमें 36 पाना कंपलसरी होता है। मैंने पहले बताया कि मैं फर्स्ट पेपर के दौरान नॉर्मल हो गया था। उससे एक दिन पहले थोड़ी सी बात हो गई थी, उस बात को मैं अब यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो सेकंड पेपर में मेरे नंबर 57 आए, और जिसमें जजमेंट होता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है, हिंदी टू इंग्लिश होता है, और एस्से होता है। एस्से उस समय आया था, एस्से 40 नंबर का होता था। एस्से आया था आतंकवाद,
तो मैंने आतंकवाद के पे बहुत ही अच्छा निबंध लिखा था। उसमें बाद में मैंने जब पढ़ा था तो मुझे वाकई में बहुत लगा कि मैंने अच्छा लिखा है। तो जब रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट में भी दिखा, उसमें रिजल्ट में मुझे 59 नंबर मिला आउट ऑफ 100। तो और मैं एक बात और बता देता हूँ कि उस समय जिस हमारे सीधी से एक श्री राम सिंह कन्नौजिया थे, उनका सिलेक्शन हुआ बस, बाकी हम लोगों का नहीं हुआ। मेरा 8 या 9 नंबर से पीछे हो गया था। पीछे क्या, मैं तो क्लियर ही हो जाता, लेकिन जो मिनिमम 36 नंबर थे ला में, वही मेरा नहीं सही नहीं हुआ, 36 ही नहीं हुआ। बाकी सेकंड पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था। 100 नंबर या 102 नंबर कोई पा जाते वो पास हो जाता है। तो 57 और 29 9 7 16 6 लगभग ये 59 60 20 80 लगभग ये 90 के आसपास पहुंच ही रहा था। तो अगर मैं उसमें पास हो जाता तो ऑटोमेटिकली मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाता और मैं हो जाता। लेकिन जो होना होता है होता वही है। आदमी लाख प्रयास करे लेकिन जो नहीं होना होता है वो नहीं होता है, और जो होना होगा वही होगा। वो कहते हैं ना कि भगवान जो देना चाहते हैं वो मिलेगा। तो सिलेक्शन हुआ, लेकिन हमारे श्री राम सिंह कन्नौजिया जी जो संभवतः आज जज होंगे, तो उनका सिलेक्शन हुआ। वो मेरे पास मेरे घर में आए थे, मैं सीधी में जब था, तो मेरे नोट्स के लिए मेरे पास आए थे। उनको मैंने कोठारी के नोट्स मैंने खरीद लिए थे, नोट्स मैंने खरीद लिया था। ये अलग बात है कि मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था। तो वो खाली ऐसे के लिए मेरे पास आए थे, मैंने उनको सब कुछ किया था, डिस्कशन किए थे आपस में। तो उनका जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको सेकंड पेपर में 49 नंबर आए थे और वो सेलेक्ट हो गए, और मैं 59 पा करके सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ऊपर को वाले को मंजूर नहीं था। तो ये हुई मेरी पढ़ाई की वो। लेकिन इस पढ़ाई के दौरान मैं आपको एक चीज़ें बताने भूल गया कि मुझे पैसों का बहुत अभाव हुआ। जब मैं बीए फाइनल में था, मेरे पास उस समय 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस थी। मेरे पास 100 रुपये नहीं था कि मैं फीस दे सकूं। यहाँ मेरा अमिताभ जो मित्र था, मैं उसके घर हमेशा जाया करता था। तो उसकी बहन, मेरी बहन मतलब अंजलि श्रीवास्तव, तो अगर आप सुन रही हो तो मुझे आगे बढ़ाने में उसका ये बहुत बड़ा योगदान है आज जो मैं उसमें। तो उसने कहा, भाई साहब आपका चेहरा बहुत डाउन लग रहा है, क्या बात है? मैंने बोला, ममता, ऐसी कोई बात नहीं। घर का नाम उसका ममता था, घरेलू नाम। मैंने कहा, ममता मैं क्या बताऊं यार, कल फीस जमा करने की आखिरी तारीख है और मेरे पास पैसा नहीं है। उसने जा कर के ये बात मम्मी को बताई। मम्मी आई, मुझे ऐसे एक थपकी दी, बोली कि बेवकूफ़, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम मुझसे बोल नहीं सकते हो। उन्होंने मुझे पैसा दिया, तब मैं जा कर के पैसा वहाँ फीस जमा किया 100 रुपये, और फिर मैं बीए फाइनल की परीक्षा दे पाया था। और ऐसा ही एक दौर आया था जब मैं एलएलबी सेकेंड ईयर में था। तो हमारे बस स्टैंड के पास इधर यहाँ एक शिव प्रसाद गुप्ता जी हैं, उनका वीडियो हॉल चला करता था उस समय। उनसे मेरा परिचय था। अगर वीरेंद्र देख रहा हो तो वीरेंद्र गुप्ता के पिताजी हैं, तो उनसे परिचय था। मैंने उनसे कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, कल हमको फीस जमा कर रखा है। तो 500 रुपये उन्होंने मुझे 500 रुपये उधार दिया। बोले कि कोई बात नहीं है, जब ज़रूरत पड़े तो ले लिया करो। 500 रुपये शिव प्रसाद गुप्ता जी जो आज नहीं हैं, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है, लेकिन उनके बच्चों से, वो बच्चे उनके 2-3 बच्चे हैं, वीरेंद्र गुप्ता, मुरारी गुप्ता और धर्मेंद्र गुप्ता, इन सबको ये सब मुझसे बराबर लगाव रखते हैं। तो मैंने उनसे 500 रुपये उधार लिया, 500 या 300 रुपये याद नहीं है मुझे। तो मैंने उनसे पैसे उधार लिया था, तब जाकर के फीस जमा किया था, तब मैं एलएलबी कर पाया, मतलब एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा दे पाया। कहने का मेरा मतलब ये है मित्रों कि अभाव जो होता है वो बहुत वो होता है। जो मदद कोई करता है तो उसको भूलना नहीं चाहिए। मैं महासभा का इतना, अब मैं आता हूँ सीधे टॉपिक पे। मैंने बहुत अपनी स्टोरी सुना दी आप लोगों को, कुछ लोगों को बोर भी लग रहा होगा, लेकिन मेरे बताने का मतलब ये था, एक ही मतलब था कि कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं और जो होना होता है वो होता है।
कहाँ मैं 8वीं के बाद मेरा पढ़ाई से दिमाग चला गया था और कहाँ उससे मेरा ये हुआ कि मैं आज मैंने LLB कर लिया। 1/7/98 को मैंने LLB कर लिया था। मैं रेगुलर प्रैक्टिस में भी जाता था उस समय। मेरे बीच में इस दौरान मेरे 2004 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो थोड़ा बहुत घर की जिम्मेदारी आ गई, जिस वजह से मेरा कोर्ट में जाना कम हो गया। और जब मैंने पहली बार में अटेम्प्ट सिविल जज एग्ज़ाम किया था, उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश में उमा भारती की सरकार आई और उमा भारती की सरकार ने फिर लगभग 4-5 सालों तक, जब तक वो थी तब तक उन्होंने वैकेंसी, सिविल जज की वैकेंसी ही नहीं निकाली। इस वजह से फिर मैं ओवर हो गया। हो सकता है कि अगर एक आध प्रयास और मिल जाता तो मैं सिविल जज बन सकता था, लेकिन ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। मेरे घर को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी शायद। अगर मैं जज बन जाता, सपोज करिए अगर मैं जज बन जाता तो हो सकता है मैं कहीं ट्रांसफ़र हो जाता, क्योंकि लोकल जगह में तो रखते नहीं, मैं कहीं बाहर होता और कहीं होता। अगर 2-4 साल रह जाता तो फिर घर से मुँह हो जाता, तो मेरे मतलब घर और परिवार का क्या होता। तो मेरे सर पे ये सारी चीज़ें आनी थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे उसके लायक नहीं समझा। तो ये था मेरा संघर्ष। अब मैं आता हूँ, मेरा सब ये बताने का तात्पर्य केवल ये है कि महासभा ने जो पिछले वर्ष कोरोना काल आया, पिछले वर्ष जब कोरोना काल आया, महासभा ने एक पहल शुरू की कि जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके का मतलब कि क्योंकि रोजी रोटी सबकी बंद हो गई थी, तो उस समय तो हर व्यक्ति ही गरीब हो गया था, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि जो रोज़ कमा करके रोज़ खाता है। तो ये उन्होंने स्कीम निकाली कि जो समाज के परेशान लोग हैं उनको 1500 रुपए की महासभा से मदद की जाए। एक दिन राजेंद्र तोमर जी, हमारे सीधी के बग्गड़ भैया, वो मुझे मिले गांधी चौराहे में। एक दवाई की दुकान है मेरे मित्र की, गौरव मेडिकल, वहाँ पर आए। बोले दया शंकर, एक काम करना है कि महासभा ने 1500 रुपये लोगों को देने के लिए आर्थिक सहायता की वो किया है, तो चलो हम लोग चलते हैं, कल चलते हैं और जो हमारे समाज के परेशान लोग हैं उनके लिए वो करते हैं। तो मैं पहली बार बग्गड़ भैया के साथ दूसरे दिन हम लोग निकले। हम लोग वहाँ गए, इंदिरा नगर गए, और जो भी समाज के जो हम लोगों को पता था, जो बग्गड़ भैया को पता था, बग्गड़ भैया के साथ मैं गया। सबके हम लोगों ने लिस्ट बनाई, नाम बनाई। तो उस समय शायद महासभा 10 या 15 लोगों से ज़्यादा एक जगह से पैसे नहीं दे रही थी। 15 मतलब, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सबको देना था, तो किसी एक ही जगह में ज़्यादा लोगों को दिया भी नहीं जा सकता था। लेकिन हम लोगों के पास नाम कुछ ज़्यादा आ गए। हालांकि बग्गड़ भैया ने कहा कि जितने भी नाम आए तुम लिखो, हम महासभा से दिलवाएंगे। हम लोगों ने भेजा, लगभग 15 लोगों को महासभा ने, हमारे सीधी में 15 लोगों को 1500 रुपये दिया। लेकिन नाम हम लोगों के पास कुछ ज़्यादा आ गए थे। रात का टाइम था। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं ऊपर छत में टहल रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं महासभा ने उज्जैन में एक कार्यक्रम करने वाली थी, सम्मेलन, शायद सम्मेलन उज्जैन में होने वाला था, फिर इंदौर में हुआ, लेकिन और उज्जैन इंदौर के चक्कर में फिर मेरे ख्याल से वो सम्मेलन हुआ ही नहीं। तो उस समय हमारे जो महासचिव जी हैं, राम बदन वर्मा जी, जो मेरे मित्र भी, क्या कहूँ मैंने समझ में नहीं आता है। मेरी उनसे पहचान कैसे हुई थी ये बताऊंगा, अगर बताने लगूंगा तो टाइम बढ़ेगा, और टाइम लगता है 9 बज रहा है, और मैं थोड़ा मतलब आप लोगों को ज़्यादा हो सकता है बोर हो रहे हो, इसलिए मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मेरे उनसे बहुत अच्छे परिचय हैं। मैंने उनको फ़ोन लगाया कि भाई साहब, उनकी बोलने की आदत थी जय जय सिया राम, तो उन्होंने जय जय सिया राम कहा, मैंने भी जय जय सिया राम कहा। मैंने कहा कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि मैंने उनसे पहले ये कहा कि आप मतलब ये जो ज़िले में, मैंने उनसे पूछा कि हमारे सीधी ज़िले में अध्यक्ष कौन है, मुझे उनसे बात करनी है। बोले यार मुझे पता नहीं है,
बोले कि मुझे नहीं है उसमें क्या काम वो है क्या। तो मैंने बोला कि मुझे मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरा नाम उसमें लिस्ट में डाला था उज्जैन में जब सम्मेलन होने वाला था, तो आपने 5,000 रुपये की राशि मेरे नाम से डाली थी। वो आपने ली नहीं और मैंने दी नहीं, क्योंकि सम्मेलन ही नहीं हुआ तो वो पैसे देने का सवाल ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये है कि वो 5,000 रुपये मैं अब इस समय समाज के लोगों को देना चाहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे सीधी समाज के जो लोग हैं उनसे मैं संपर्क करूं, और 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करके करूंगा तो 1,50,000 रुपये का बजट हम लोगों का बन जाएगा। तो ये कर दूंगा। इसलिए मैं जानना चाहता था कि उसमें अध्यक्ष कौन है, मैं उनसे बात करना चाहता था। तो उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। फिर मैंने बग्गड़ भैया को फ़ोन लगाया, मैंने उनको यही आइडिया बताया। तो बग्गड़ भैया ने कहा कि दयाशंकर हमारे पास थोड़ा सा वो है, और अगर तुमका करेक्ट हो तो कर। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, कि मतलब कि 10 ये जो जितने नाम आ गए हैं, ये मेरे पास से ख्याल से 14-15 नाम थे। तो मैंने कहा कि इनको हो गया, मैं अपनी तरफ से 1-1 हज़ार रुपये मैं दे देता हूँ। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने मदद की है। मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि अंदर से इच्छा कैसे पैदा होती है, ये बताने का मतलब है। कोई ये ना समझे कि मैं अपनी बड़ाई बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा मकसद कतई नहीं है। तो मैंने बग्गड़ भैया से कहा कि मैंने उनको यह कहा कि राम बदन जी को यह कहा कि वो 5,000 रुपये आप हम उसके दिमाग से हटा दीजिए, तो मैं फ्री होकर के उस 5,000 को और जो कुछ होगा मैं यहाँ पर अपने हिसाब से कर लूँगा। तो अब चूंकि कोई और आगे नहीं आया, तो मैंने जो 14-15 लोगों की लिस्ट थी, मैंने बग्गड़ भैया से पूछा। बग्गड़ भैया ने कहा ठीक है, आप 1-1 हज़ार रुपये अपने कर से दे दो। तो मैंने 1-1 हज़ार रुपये करके जा करके उन लोगों को दे दिया। अब ये हुआ तो कि फिर महासचिव जी ने हमको फ़ोन लगाया कि अगर आप कहें तो मैं इसको महासभा के उसमें ग्रुप में डाल दूं कि आपने पैसा दिया। तो मैंने बोले मुझे रहने दीजिए, मत, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। बग्गड़ भैया ने भी कहा कि नहीं हम अपने ग्रुप में डाल देते हैं, सीधी वाले में। मैंने कहा नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ करने से लोगों को प्रेरणा भी मिल सकती है, कुछ और लोग भी आगे आ सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। फिर उन लोगों ने नाम डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बग्गड़ भैया बोले कि यार दयाशंकर, हमारे पास तो हमारे सीधी के समाज के 2.5-3 लाख रुपए लगभग बताया उन्होंने कि पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपने से खर्च नहीं कर सकता हूँ, सबसे मीटिंग करके इसमें से कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उन लोगों ने मीटिंग किया और लगभग 30-35 लोगों को, अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है ज़्यादा भी दिए हों, तो उन लोगों ने, तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि अगर वो मैं नहीं प्रयास करता, नहीं आगे आता, तो जो 30-35 लोगों की और हमारे सीधी समाज ने मदद की, वो मदद कैसे होती, क्योंकि देख करके ही मदद होता है। और एक बात मैं और आपको बताता हूँ, उस समय हमारे प्रिंस भाई ने भी पैसा लिया था, उनको भी मिला हुआ था। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा हर्ष का विषय है ये, और ये मानवता की मिसाल है कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले महासभा को 2100 रुपये वापस करने की घोषणा की और वापस कर भी दिया है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि समाज ने अगर हमारी मदद की है और अगर हम सक्षम हो गए हैं, तो हम समाज की भी सहायता करें। हमारे प्रिंस भैया ने जो मिसाल की है, मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि मतलब क्या है। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है समाज में। व्यर्थ में विवाद पैदा करना कोई मतलब हल नहीं निकलता है। बिना मतलब के मैसेज करना, ये करना वो करना, ठीक है, अपना विचार सबको प्रकट करना चाहिए। मेरी उसी दौरान कोरोना काल में ही प्रवीण गहलोत भाई जी से इसी संबंध में काफ़ी अच्छा खासा मतलब मैसेजेज हुए थे। तो मैं उसी दौरान मैंने उनको बताते बताते मैंने अपनी स्टोरी भी बता दी थी। वो स्टोरी आप लोग अगर चाहें तो राज भाई ने वो 25 अप्रैल 2020 को वो शेयर किया था कि मदद, देखो पैसे की कोई कीमत नहीं है। अगर आपके पास
लाख, 10 लाख, 25 लाख, करोड़ रुपए हैं तो आपके पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास पैसा है तो पैसा कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो बेचारा 100 रुपये 200 रुपये के लिए खाने के लिए तरस रहा है, उसके लिए 100 रुपये बहुत मायने रखता है। 1000 रुपये 1500 रुपये जो महासभा ने मदद की वो बहुत मायने रखती है। और वो पैसा भी इन लोगों ने कैसे मैनेज किया, मुझे जो जानकारी मिली है, जो जानकारी बताई गई है कि उस समय महासभा के कोष में पैसा नहीं था। ये हमारे डॉक्टर अजय पाल जी ने और महासचिव जी ने ये कैसे मैनेज किया, अब यही लोग जानते हैं। लेकिन इतना अच्छा कार्य करने के बाद अगर कोई बुराई करता है, उनकी आलोचना करता है, तो मन अंदर से द्रवित होता है। आप लोगों को ये मजाक लगता है कि 1500 रुपये क्या होता है। 1500 रुपये आप उससे पूछिए जिसके पास नहीं है। मैंने बताया ना, मैंने नमक और रोटी खाया है। मैं 9-9 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करता था और कभी कभी ऐसा होता था कि खाना भी नहीं मिलता था। बिना खाना खाए कोर्ट जाता था, कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। तो पेरेंट्स लोगों की वो होती है कि वो लोग चाय और नाश्ता वगैरह कराते तो देते थे, तो वो खाने का मन भी नहीं करता था कि मेरे घर में पता नहीं मेरे माँ बाप भाई लोग खाए कि नहीं खाए। मैं ज़्यादा मतलब कि अंदर उसमें नहीं घुसना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ हमारे समाज के लोगों से कि कोई अगर अच्छा कार्य होता है, आलोचना करिए, जो कमी है उसको बताइए, लेकिन अगर अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ करिए। तारीफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसमें विवाद मत खड़ा करिए। मदद अगर महासभा कर रही है या कोई कर रहा है तो उसको करने दीजिए, व्यर्थ के विवाद मत। मैं पिछले दिनों मैंने देखा कि कुछ महत्वाकांक्षी टाइप के लोग बेवजह के विवाद खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, हम थोड़ा सा उसमें जानते चाहते हैं कि हमारे समाज का नाम क्या है, अखिल भारतीय कचेर कचेरा राजपूत महासभा। महासभा एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। मैंने इस बात पे जोर दिया था कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। मैंने एक आइडिया दिया था कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। उसके लिए यदि प्रयास यह किया जाए कि अगर सदस्यता राशि कम की जा सके तो की जाए। लेकिन कोई बात नहीं, 1100 रुपये भी कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। मेरा समाज के सभी लोगों से यह निवेदन है, जो अभी आप अगर महासभा के सदस्य नहीं बने हैं तो महासभा के सदस्य बनिए, क्योंकि समाज जब जुड़ता है, एक साथ रहता है, तो उसका जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। हम लाख लड़ाई झगड़े बहसबाजी आपस में करते रहें, लेकिन जब जुड़ के रहेंगे तो उसका जो वजूद होता है तब समाज कहलाता है। समाज केवल 10-25 लोगों के जुड़ जाने से समाज नहीं बनता है। हम नाम दे रहे हैं अखिल भारतीय महासभा, और हमारे सदस्य कितने हैं ये आप लोगों को पता है। मैं इसलिए मतलब इस लाइव शो में नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हो सकता है हम लोगों के अलावा भी कुछ लोग देख रहे हैं, तो मैं अपनी ही महासभा का मतलब ये नहीं कह सकता कि सदस्य संख्या कितनी है। शुरू में पता चला 25-30 सदस्य थे। 25-30 लोग अपने घर जान पहचान वालों को मिला करके महासभा बना लिए और आपस में सीमित रखे, अपने रिश्तेदारों के पास पर्चे से बैठे। उसमें केवल सम्मेलन बस तो होता था, 10, 25, 50 पर्चे पहुंचते थे। एक आध जिले में 1-2 ठो ही पहुंच जाए तो बहुत है। वो अपने जान पहचान वालों को बताते थे, आगे के लोगों को बताते भी नहीं थे। मैंने पहला सम्मेलन चित्रकूट में अटेंड किया था। चित्रकूट में मैंने 2 सम्मेलन अटेंड किया है। तो वहाँ मैं देखता था कि मतलब उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, क्योंकि लोग पूरी तरह से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, लोगों के पास जानकारी नहीं हो पाती थी, जानकारी दी ही नहीं जाती थी। अब वजह जो भी रही हो, वजह यही है कि सबके पास जानकारी नहीं फैलाना। अगर हमको सबको जोड़ के नहीं चलना है, सबके साथ नहीं चलना है, तो हम अखिल भारतीय नाम क्यों दे रहे हैं, महासभा नाम क्यों दे रहे हैं? हमको सबको जोड़ के चलना है तो सदस्य संख्या बढ़ानी पड़ेगी।
और समाज में तो जो है तो है, अगर हमको अपना राजनीतिक समाज तैयार करना है, राजनीति करनी है, राजनीति में अपना दम दिखाना है, तो समाज को एक होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा। आपसी जो मनमुटाव है उसे दूर करना पड़ेगा। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी पद में, जो पद में आ गया, पद महत्वपूर्ण होता है, आदमी नहीं। जो भी पद में आ गया, जो चुन लिया गया, तो जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता या अगली कार्यकारिणी नहीं आ जाती, तब तक वो जो कार्य कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। उनके ऊपर आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाते हैं हम? भाई, आप जब बनना तो अपने हिसाब से करना, या आपका जब कोई बनेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन जो है उसमें टांग, जो कोई कुछ कर रहा है तो उसमें टांग क्यों अड़ाते हो भाई? वो चुन करके आए हैं, या जैसे भी हैं। जैसे हमारे देश में लोग कहते हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके प्रधानमंत्री कोई बीजेपी के नहीं हैं। वो बीजेपी के तब तक थे जब तक प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री बने तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हो गए, किसी एक दल के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो सभी को प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा और उनके निर्णय को मानना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमारे समाज के जो पदाधिकारी हैं, 2 साल के लिए उनको चुन लिया गया है। ये अलग बात है कि 2 साल का कार्यकाल बढ़ गया है। ऐसा दौर ही चल रहा है कोरोना में कि बहुत सारे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अधिवक्ता संघ का चुनाव स्वयं नहीं हो पा रहा है। 7 मई को, अभी 7 अप्रैल को होना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, तो जो महासभा के पदाधिकारी है, जो कार्यकारिणी है, वो जो कार्य कर रही है तो उनको करने दिया जाए। बीच में मीन मेख निकालने की आदत, इसको बंद कर देना चाहिए। मैं बहुत ही कठोर शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं कि कोई निर्णय यदि महासभा लेती है तो कोई उसकी बुराई करने लग जाता है। अभी जब हरिद्वार में मीटिंग होने वाली थी, जब मीटिंग की सूचना आई, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वहाँ कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दुनिया भर के वो शुरू कर दिए। अरे, जो कर रहा है कार्यकारिणी है, हमने जब उनको अधिकार दे दिया है तो उनकी बातों को चलने दे। अगर कुछ होगा तो वो फिर बहस करेंगे। पहले कार्यक्रम हो जाने दिया जाए, कुछ भी होने जाने दिया जाए, उसके बाद बहस किया जाए। पहले से ही उसमें शुरू हो जाना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहले से ही बुराइयां खोजना शुरू कर दिया। बीच में एक महाशय हैं, उन्होंने मुझसे ये पूछना शुरू कर दिया। मैं बीच में लिख रहा था तो उन्होंने ये पूछा कि आप अपना सदस्यता अपनी बताइए, आपका सदस्यता नंबर क्या है और आप कब सदस्य बने हैं बताइए। ये सब पूछने का मतलब क्या निकलता है? ये सब मतलब निकलने का उनका मेरे ख्याल से तात्पर्य ये था कि वो ये चाहते हैं कि जो नया सदस्य जुड़ रहा है वो ना बोले, वो अपनी राय ना रखे। जरूरी नहीं है कि जो पहले था वैसे ही चले। हमको जो जैसा पहले चल रहा था वैसे नहीं चलने देना है। पहले चलने रह देना तो वही 25-30 लोगों में चलता रहेगा, ऐसा नहीं करना है। हमको समाज के लोगों को जोड़ना है, और जोड़ना है तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। उनको लिए ऐसे दर्शाना पड़ेगा कि हम आपके बारे में सोचते हैं, तभी कुछ हो पाएगा। हम आपस में एक दूसरे की बुराई कि हमारा सदस्यता संख्या नंबर 10 है, 1 नंबर है, हम पहले सदस्य बने ही हैं तो हम जो बोलेंगे वही होगा, हम जो करेंगे वही होगा, ये गलत तरीका है। आपका पहला नंबर है, मेरा 300वां नंबर है, किसी का 500वां नंबर है, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि जो 1 नंबर पे है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। बुद्धिमान होने की श्रेणी ये नहीं है। एक आज की डेट में ये है कि एक 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा आपसे ज़्यादा होशियार हो सकता है। आप कोई भी नर्सरी की किताब, प्राइमरी की किताब उठा करके देख लीजिए, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप भी उसका हल नहीं कर सकते हो। आज के बच्चे धड़ल्ले के साथ अंग्रेजी बोलते हैं। ये अलग बात है कि बेचारे अंग्रेजी बोलते बोलते अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी ही नहीं जानते हैं। मेरी बेटी है, उसको अगर हम बोलेंगे कि 15, तो पूछेगी ये 15 क्या होता है। 50 बोल दो, 15 बोल दो, समझ जाएगी।
हिंदी नहीं समझ में आती है। तो इतना ज़रूर नुकसान हो रहा है कि हम आजकल के बच्चे हिंदी में कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार हम और आप हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बताते बताते मतलब समाज के बारे में मैं कुछ बोलने भूल गया। अगर ज़्यादा ना लग रहा हो तो 10-15 मिनट में और मैं समय लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता था लेकिन बोलते बोलते बोल कुछ और जाता हूँ, लेकिन जो भी बोलता हूँ उसमें कुछ ना कुछ सार है। मैं बोलना चाहता हूँ शिक्षा पर। हमारे समाज के पुराने जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं थे, इस वजह से हमारा समाज कमज़ोर होता रह गया। आज भी हमारे समाज का जो मुख्य व्यवसाय है वो चूड़ी है, चूड़ी का धंधा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते तो हैं, लेकिन जिनके पेरेंट्स इंग्लिश नहीं जानते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बाधा आती है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में उसकी बात कर रहा हूँ। जनरली होता क्या है कि हम अपने बच्चों का नाम अच्छे स्कूलों में डाल देते हैं, लेकिन अब उनकी जो एक्सरसाइज वगैरह है, जो उनकी नोट्स वगैरह है, हम उसमें कुछ हेल्प उनकी कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम सक्षम है ही नहीं। मैंने देखा है कि बच्चे वही आगे बढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स रोज़ाना उनकी बुक्स देते हैं, कॉपी देखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में ये देखना ज़रूरी है कि बालिकाओं की शिक्षा, उनको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक लड़की होती है, जो नारी होती है, वह जब शिक्षित होगी तो वह एक परिवार को नहीं, वह 2 परिवारों को सीधे सीधे शिक्षित करेगी। जहाँ रहेगी जब तक वहाँ करेगी, और जब ससुराल जाएगी तो वहाँ पर शिक्षित करेगी। और अगर माँ शिक्षित है तो संस्कार दे सकती है, अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकती है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें उनको आज़ादी देनी पड़ेगी। पहले होता था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, उनको यही सिखाया जाता था तुम्हें खाना बनाना है, तुमको जाके ससुराल में ही जाना है। तो लेकिन इस बात में मैंने ये महसूस किया है कि माँ, इसके लिए माँ दोषी होती है। माँ, ये मतलब कि माँ हमेशा उसके मन में रहता है कि बेटी को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से क्या मतलब, बेटे पर ज़्यादा ध्यान देती है, बच्ची के ऊपर ध्यान कम देती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्ची को भी उतना ही करना चाहिए। हालांकि अब थोड़ी थोड़ी स्थिति सुधर रही है, अब लड़कियां आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं तो समाज को पहले यही दे दें कि शिक्षित करें, समाज को अपने हम शिक्षित करें। दूसरा, मेरा समाज को ये सुझाव है कि पिछले साल जो कोरोना का लॉकडाउन लगा, कोरोना में जो लॉकडाउन लगा, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा। वो अचानक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, उसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम लोगों ने ये नहीं सोचा, मतलब उस समय हम लोगों की, बहुत से लोगों की जमा पूंजी ख़त्म हो गई, जमा पूंजी रहती भी नहीं है, और रहती है तो ख़त्म हो गई। तो मैंने एक ये चीज़ महसूस किया कि इस कोरोना से हमको ये सीखना चाहिए कि हमको भविष्य के लिए बचत अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। ख़ास तौर से जो हमारे छोटे और मझोले व्यापारी हैं, जो हमारा समाज है, उनको भविष्य के लिए कम से कम 150 रुपये, जिस हिसाब से उनकी आमदनी हो उस हिसाब से वो भविष्य के लिए उसको पैसे की रखना चाहिए, जिससे हम जब हमारी मुसीबत आए, जब इस तरह की परिस्थिति आए, तो हम उसके पैसे का उपयोग कर सकें, कि हम इतने सक्षम हो जाएं कि भविष्य में किसी से कुछ मांगना ना पड़े। हमको देने वाला बनना चाहिए, लेने वाला नहीं बनना चाहिए। ऊपर वाला सब करे, ऐसा करे कि सब कोई देने वाला, माने कोई लेने की इच्छा न पड़े। हालांकि लेने से पहले कोई 1000 बात सोचता है। किसी से मांगना भी मतलब बहुत शर्म की बात होती है। बहुत से लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो
कष्टों में रहते हैं लेकिन मदद के लिए हाथ आगे नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि छोटी मोटी बात में भी शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे समाज नहीं, हमारे देश की नस्ल को ही बर्बाद कर रही है, नशा। मैंने कोरोना काल में एक आर्टिकल लिखा था जो पब्लिश भी हुआ था। अगर हम 100 रुपये रोजाना जमा करते हैं, अगर हम 100 रुपये रोजाना जमा करते हैं तो 5 साल में वो 2,40,000 रुपये के लगभग हो जाता है। अगर हम 100 रुपये रोज पोस्ट ऑफिस में जमा करें तो 5 साल में वो 2,40,000 रुपये हो जाता है। और उसको अगर हम 6-7 टर्म जमा कर लिए तो हम करीब 10-15 लाख रुपए के मालिक हो जाते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ वो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर। लेकिन ये उसके लिए कह रहा हूँ जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और करते हैं। जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो करते रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मदिरा पान की। जो कहता है कि मैं गरीब हूं, वो अगर मदिरा पी रहा है, दारू पी रहा है, मेरे ख्याल से आज की डेट में 100 रुपए से कम में दारू नहीं मिलती होगी। तो मेरी सलाह उनके लिए है, अगर तुम 100 रुपए की रोज दारू पी रहे हो, 100 रुपए की तुम रोज दारू पी रहे हो, तो 5 साल में तुम 2,40,000 रुपए बचा सकते हो उस दारू को न पी करके। और उनके लिए जिनके पास इफरात पैसा है, लखपति करोड़पति है, मेरे मत से वो अपने घर में दारू की टंकी लगवा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दारू की टंकी लगवा ले, जब मन पड़े खोले और पिए। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, साधन संपन्न नहीं है, गरीब हैं, तो वो गरीब अपने कर्म से हैं। ईश्वर ने उनको गरीब नहीं बनाया है। आप दारू पीना बंद कर दीजिए, मेरे ख्याल से हर पीने वाला दिन भर में 100 रुपए, तो एक उदाहरण है, कम से कम 200 रुपए की रोज दारू पी जाता है। 200 रुपए की दारू करेंगे तो मैं पता है 2,40,000, 4,80,000 रुपए आप एक साल में बचा सकते हो। 2 साल 3 साल कंट्रोल कर लो, पैसा आ जाए तो पीते रहना, साले को टंकी लगवा लेना, पियो, खूब पियो। चाहे वो एक तो कहावत ही है, कहते ही हैं लोग। तो मैं उन लोगों से मुझे बहुत नफरत है जो ये कहते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, मेरे पास ये समस्या है, वो समस्या है, और जब रात को टुन्न मिलते हैं कहीं सड़क पे पड़े हुए होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि साले दारू पी लेते हैं और टुन्न पड़े। मैं क्या बताऊं, मेरे घर में भी कुछ ऐसे हैं कि दारू पी लेंगे, इतना पी लेते हैं कि सड़क पे पड़े हैं, उनके ऊपर कुत्ता पेशाब कर जाता है, उनको पता नहीं चलता है। तो ऐसे दारू का क्या मतलब, ऐसे दारू पीने का क्या मतलब। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो अपने घर में फ्रिज में बॉटल रखते हैं बियर की या दारू की, तो ये बात अच्छी है कि आप बाहर सड़क में नहीं पी रहे हैं, लेकिन इसमें एक बुराई ये भी है कि आप अगर घर में रखे हैं, आपका बच्चा है, बच्ची है, वो अगर खोल के बहुत फ्रिज खोलते हैं, उनको अगर उसमें बॉटल दिख जाए तो उनके ऊपर क्या संस्कार पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम नहीं चाहते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि पेरेंट्स बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, दारू तो नहीं पीते हैं, लेकिन बच्चों के सामने मैंने पेरेंट्स को सिगरेट पीते हुए देखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सिगरेट पीजिए, लेकिन बच्चों के सामने, अपने बच्चों के सामने बिल्कुल मत पीजिए। मैं भी पीता था कभी, मेरी भी आदत थी, लेकिन मेरे को पीते हुए कभी किसी ने देखा नहीं। जब पढ़ाई करता था उस समय मैंने भी सिगरेट पी है।
लेकिन किसी को दिखा के सिगरेट पीनी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सिगरेट भी पीते हैं तो अपने परिवार को और अपने मित्र यार दोस्तों के सामने, मतलब सब पीने वाले हैं तो अलग बात है, बैठे हैं कहीं, लेकिन अगर हम अपने घर में हैं तो घर में इन चीज़ों को मना होना चाहिए कि घर में हम सिगरेट नहीं पिएंगे। हाँ, अगर जिसके घर में 4, 6, 10 कमरा है, कोई एक कमरा अलग से है, वो चलता है। लेकिन अगर हमारा 2 कमरे का घर है, 2 कमरे का घर है और 2 कमरे में, एक कमरे में हम बैठ के वहीं पर साले को सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। मैंने अपने घर में आज तक कभी भी किसी के सामने दारू नहीं पी, वो दारू की बात करता हूँ, दारू तो मैं पीता ही नहीं हूँ। मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया अपने घर में, अपने घर में मैंने कभी सिगरेट भी नहीं पिया। और मेरा एक छोटा भाई है जो वो घर में दारू सिगरेट सब पीता है। तो जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इससे जितना ज़्यादा बच सके तो बच जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे हमको दारू पीते हुए, सिगरेट पीते हुए देखेंगे तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये कुछ करके दिखाएंगे। उसके लिए हमें दारू पीना छोड़ना पड़ेगा। तो और ये एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है, अगर हमने इस चीज से सबक नहीं लिया तो हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता है, हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है, डेवलप नहीं हो सकता है। आप अपने आसपास के माहौल में देख लीजिए, बिजनेस करने वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस करने वालों की बात, बिजनेस वाले तो कमाए खाए तो ठीक है, लेकिन जो नौकरी पेशा और जो हाई क्लास सोसाइटी वाले लोग हैं, वो ये सब चीज़ों को बहुत गौर करते हैं। उन लोगों के घर में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करते हैं, वो भी करते होंगे, लेकिन दिखाते नहीं हैं। तो ये आपको लग रहा है ये छोटी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है, इसी से संस्कार बनता है। और जब हम संस्कार नहीं देंगे बच्चों को, तो बच्चे भी कुछ दिन बाद वही होगा कि वो ऐसा होगा कि साथ में बैठ के पिएंगे। मैंने देखा भी है, ऐसी फैमिली में भी मैं रहा हूँ जो एक साथ बैठ के बाप और बेटे पीते हैं, लेकिन वो स्टेज तब अलग बात होती है, पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ करने के बाद होते हैं, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन बच्चों को जो बचपन होता है, उनके कोमल मन में जो भी हम देखेंगे, दिखाएंगे उनको, वही देखेंगे। 7 साल से लेकर के 13 साल की उम्र तक, 7 साल से लेकर के 13 साल की उम्र तक बच्चे में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि उसको आप जो सिखाओगे वही वो बन जाएगा, जो देखेगा वो अपने माहौल में वही वो बनेगा। तो 7 से 13 साल, 14 साल तक अगर हम बच्चों के लिए कुछ अपनी कुर्बानी दे दें, उनके सामने हम अच्छे बने रहें, उनके साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छा करें, तो वो 7 से 14 साल तक की जो नींव है वो आगे जाकर उनको इतना बड़ा कर देगी कि भविष्य में कभी उनके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समाज के लोगों से यही मेरी अपील है, और इसमें गृहिणियों का, होम मिनिस्टर, घर में जो औरत रहती हैं, पत्नी, माँ, बहन, इन सब का भी रोल बहुत ज़्यादा है कि अपने घर के वातावरण को स्वच्छ रखें। अगर आप लोग चाह लेंगी तो कोई आपके घर में ये सब नहीं कर सकता है। अगर एक ये चीज़ आपने रोक लिया तो आपका घर संस्कारवान बनेगा, आपका घर फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ईश्वर भी उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो अच्छाइयों को अपनाते हैं। और मेरा आप सबसे यही है, बहुत सारी बातें मैं बोलता चला गया, कि मैं महासभा से यह अपेक्षा करता हूँ अब कि हमारे समाज में जो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी वगैरह, इन सब को भी अपने आप से हमें जोड़ना है। उनको एक मार्गदर्शक मंडल बनाया जाए, उनको उसमें रखा जाए, उनसे सलाह दिया जाए, उनसे अनुभव लिया जाए।
तो उनकी भी बातों को साझा किया जाए और हमारा जो युवा वर्ग है उसको भी बराबर साथ में लेते हुए चले। हालांकि बहुत ही अच्छा ही चल रहा है इस समय हमारे सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है महासभा की, और हम सबको महासभा से जुड़ना चाहिए। हमको क्या है, समाज के बारे में क्या हो रहा है, समाज की जानकारी मिलती रहती है। और एक बात और है कि मैं विचारों की आज़ादी व्यक्त करने की स्वतंत्रता सबसे चाहता हूं कि सबको अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अनपढ़ भी ऐसी बात कह जाता है जो पढ़े लिखा नहीं कर पाता है। इसका उदाहरण आप लालू प्रसाद यादव जी को देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने रेलवे को, जो हमेशा घाटे में रहती है, फायदे में ला के रख दिया था। एक नई सोच क्रिएट करती थी। तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो चल रहा है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि लालू प्रसाद यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच ने रेलवे को आगे बढ़ा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि हम पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं। होशियार एक अनपढ़ भी हो सकता है, और अनुभव से बड़ा ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। पढ़ने लिखे से, किताबी नॉलेज से ज़्यादा अनुभव का नॉलेज होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मतलब हमारे बुजुर्गों को भी इन सब चीज़ों की जानकारी होती रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हमारे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें से बहुत से लोगों को ये अक्सर ये आपत्ति होती है कि बेवजह की बहस चलती रहती है, कोई मतलब मन नहीं कि बहस नहीं चलती रहती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप में एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग में जा करके आप उसको म्यूट का एक बटन होता है, म्यूट नोटिफिकेशन, उसमें आप म्यूट कर सकते हैं कि मैसेजेज जो हैं वो आते रहें, और जब आपको टाइम मिले तो देखिए, नहीं तो उसको एक बार साथ डिलीट मार दीजिए। लेकिन कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो उसको कहने दीजिए, उसको सुनिए। हो सकता है कि कभी कभी कुछ अच्छी बातें भी आ जाती हैं। इसलिए बोलने की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। और रही बात महासभा की, तो महासभा जो कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है, ऐसे ही होते रहना चाहिए। बस हम सबको एक अभियान समझ करके, जो अभी सदस्यता अभियान चल रहा है उसको चलते रहने देना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें वो जोड़ लें हम। तो हम अपने, क्योंकि हम जब संगठित होंगे, हालांकि ये दौर साला ऐसा दौर है, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, उदाहरण पढ़ा करते थे कि एक लकड़ी सबको दे दी जाती थी कि लो तोड़ो इसको। एक लकड़ी सबको दे दी जाती थी, एक गट्ठा टाइप के दे दिया जाता था, लो इसको तोड़ो, तो नहीं टूटती थी। फिर उसी को जब 4-6 लोगों में बांट दी जाती थी, सबको एक लकड़ी, तो सब टूट जाती थी। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि वो दौर था जब लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा जाता था, एकता में शक्ति है, एकता में बल है। लेकिन अब ये कोरोना का ऐसा दौर आ गया है कि अब कहा जाता है कि एकता में नहीं, दूर दूर रहो, पास मत जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, 2 फीट की दूरी पर रहो, 2 गज की दूरी पर रहो, मास्क लगाओ। तो ऐसा दौर आ गया है कि अब इकट्ठा न रहो, वो हो जाओ। लेकिन फिर भी समाज में सबको एक साथ ही रहना चाहिए। कोरोना क्या है, ये 1-2 साल में चला जाएगा, आदत हो जाती, हैबिट हो जाती, फिर ये साला है कुछ नहीं। ये बीमारी केवल ये दिमाग की बीमारी है, जो है तो है, लेकिन इसमें मरता वही है जो दिमाग से कमज़ोर होता है, मस्तिष्क जिसका कमज़ोर होता है साली। जैसे बीमारी सब है, वे भी एक बीमारी है। हाँ, ये अलग बात है कि सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन इसका बहुत टेंशन नहीं पालना चाहिए। अगर इतनी ही ज़्यादा ये खतरनाक होती, इतना ही होती, तो हमारे मोदी जी वहाँ बंगाल में जाकर 1-1 लाख की रैली नहीं करते। उनको भी अपनी जान प्यारी है, हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में दमोही में देख लीजिए, अभी कल हमारे ग्रुप में ही किसी ने वीडियो डाला था, शिवराज सिंह जी एक टेबल में बैठे हुए हैं, 25-30 लोग सब बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं। तो क्या उनके लिए कोरोना नहीं है?
और हम लोगों के लिए कोरोना है, साला कि मास्क बांधो, ये न करो। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और हम लोगों का जो व्यवसाय है, हमारे समाज का जो व्यवसाय है, वह इन्हीं 2-3 महीनों के सीजन में ही साल भर कमाई करते हैं और उसी से उनका साल भर का खर्चा चलता है। तो ये सरकार की कैसी नीति है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि जब साला शादी ब्याह का सीजन आता है तो साला कोरोना आ जाता है। अभी साला कोरोना, जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, सभी लोग यह कह रहे हैं। अगर साला कोरोना इतना ही खौफनाक है, इतना ही डर है, तो ये लोग रैली कैसे कर रहे हैं? वहाँ आज ही मैं देख रहा था, बंगाल में एक जगह पे अमित शाह जी की रैली हो रही थी, उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया था और उनके आसपास जितने भी लोग थे कोई मास्क नहीं लगाया था। तो बंगाल में कोरोना नहीं है, दमोह में कोरोना नहीं है। ये तो हमको लगता है कि कोरोना के नाम पे अब सरकार राजनीति कर रही है। होगा कोरोना, मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन अब कोरोना के नाम पे राजनीति ज़्यादा हो रही है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। आप रैली कर सकते हो तो व्यापारी अपना दुकान खोल के बेच क्यों नहीं सकता है? शुक्रवार, शनिवार, इतवार लॉकडाउन, ये साला क्या है? कोरोना साला क्या रात में आएगा, दिन में नहीं आएगा? भीड़ तो बाजारों में दिन में रहती है, रात में तो वैसे भी इक्का दुक्का लोग निकलते हैं, रात में कोरोना कहाँ से आएगा? साला रात में नाइट कर्फ्यू, ये क्या है साला? ये सब नौटंकी है, कमाई का जरिया है। मास्क नहीं लगाए हो 100 रुपये जुर्माना। इतना भी नहीं करते हैं कि जुर्माना तुम लिए हो तो कम से कम एक ठो मास्क भी उसको दे दो। तो फिर भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर मैं अब अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अगर मैंने पूर्व में कभी किसी को भला बुरा कहा हो, हालांकि मैंने कहा नहीं है, मैंने तो केवल कोई मुझसे अगर बात करता है, वो करता है, तो मैं केवल उसका उत्तर देता हूँ। मैंने कभी किसी को भला बुरा मन से नहीं किया है। अब कोई, हाँ, मुझे ये ज़रूर तकलीफ़ होती है जब कोई महासभा की बुराई करता है तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि जिस संस्था में हम हैं उसी की अगर हम बुराई करें, ये अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से मेरा कुछ लोगों से वाद विवाद व्हाट्सएप वगैरह में हो गया, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ आदरणीय प्रेम सिंह जी को कि मेरी बातों को बिल्कुल अन्यथा न लें। आप महासभा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और ऐसे ही कार्य करते रहें। मेरा जब भी जो होगा, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करता हूँ, करता रहूँगा। प्रेम सिंह जी, मेरी बातों को आप बिल्कुल दिल से मत लीजिएगा। और अगर प्रवीण जी देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि मेरे आपसे 1-2 बार बहस हो चुकी है, मेरी बातों का उसको मुझे क्षमा करिएगा। और आप सब लोगों से अगर मैंने भविष्य में कभी कुछ निकल गया हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे कभी कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मेरी एक अपील ज़रूर है कि महासभा के प्रति कोई गलत कमेंट्स का बिल्कुल मत करिए। आप जब चुनाव होगा, आप अपने प्रत्याशी को खड़ा करिए, आप चुनाव जीत जाइए, उसके बाद 2 साल तक आप जो मन हो वो करिए। आपको मैं कभी नहीं बोलूँगा, और जो मेरे जैसे समझदार लोग होंगे वो आपके ऊपर बिल्कुल कमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन जो कार्यकारिणी है और जब तक के लिए है उसको कार्य उसका करने दीजिए, उसमें आप टीका टिप्पणी मत करिए। कार्य अच्छा है तो उस पर टीका टिप्पणी मत करिए। और मैं अपने महासचिव जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके दिमाग में पता नहीं कैसे क्या आया कि वो उनकी हर मीटिंग जो होती है वो धार्मिक स्थलों पे हो रही है। पहली मीटिंग उन्होंने भोपाल में करवाई, वो तो खैर ठीक था, शुरुआत थी। दूसरी मीटिंग उन्होंने उज्जैन महाकाल के पास करवाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अलग बात है कि मैं नहीं जा पाया। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर जगह पहुंच जाए, लेकिन उद्देश्य या भावना अच्छी होनी चाहिए। अभी जो हरिद्वार में मीटिंग हुई, मेरी बहुत इच्छा थी जाने की, बहुत मन था,
लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। मैंने सोचा बाद में मेरी दीदी तारा वर्मा एडवोकेट, उन्होंने कहा कि हम लोग तब चलेंगे जब कुंभ लगेगा। हमारी 12 तारीख की टिकट भी थी, 4 लोगों की हमारी 12 तारीख की टिकट भी थी। तो जब मैंने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ा कि हरिद्वार जाने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए 72 घंटे के पहले का निगेटिव सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी वहाँ प्रवेश दिया जाएगा। इस वजह से मैंने वो टिकटें कैंसिल कर दी, चूँकि नहीं लिखा था। और अगर वहाँ जाना लिखा, हालांकि मैं हरिद्वार और ऋषिकेश वगैरह वहाँ पहले घूम चुका हूँ, जा चुका हूँ, तो मेरा आप लोगों के साथ आने का बहुत मन था। लेकिन उस समय क्या बताऊँ कि मतलब मेरी दीदी की बहुत इच्छा थी कि हम लोग उस समय चलेंगे। हालांकि अब वो भी पछता रही हैं कि अगर आप लोगों के साथ चले आते तो कम से कम गंगा मैया के वो हो जाते, दर्शन हो जाते। तो कहते हैं ना कि अपना होत कहाँ है, हर इच्छा से होए, वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावई शाखा। तो जो राम रचते हैं होता वही है, इंसान चाहता कुछ है, होता कुछ है। तो 12 तारीख की हमारी टिकट थी, 13 को हम लोग पहुंच के वहाँ 16-17 को के वापस आने वाले थे। लेकिन कोरोना की वजह से मतलब ये सर्टिफिकेट, मैं सोचा कि साला क्या है कि यहाँ बेवकूफ़ी का दौर चल रहा है, कहीं साला टेस्ट कराने जाओ तो नहीं भी निकलता है, तो साला टेस्ट में पॉजिटिव बता के साला कहीं भर्ती कर देंगे, 10-15 दिन क्वारंटाइन कर देंगे किसी अनजान जगह में, तो क्या करेंगे। क्योंकि अभी हमारे सीधी ज़िले में एक व्हाट्सएप नंबर, मतलब एक मैसेज पेपर में छपा था कि कुछ मतलब ऐसे नंबर भी वहाँ पर दर्ज हैं जिनके फ़ोन नहीं लग रहे हैं, उनको कोरोना बताया जा रहा है, उनका ना तो नंबर आ रहा है, ना तो उनका कुछ अता पता चल रहा है। तो प्रशासन ये भी कर रहा है कि खाना पूर्ति के लिए सारा, क्योंकि सरकार पैसा देती है, हर व्यक्ति के खर्चा देती है, तो कुछ ऐसा भी हो रहा है कि नहीं भी होता है तो कोरोना पॉजिटिव कर दे साले को, क्या करना है, उसके नाम से पैसा आएगा, खाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कहीं अगर साला कर दिए, कहीं पर भर्ती हो गए तो साला कहीं जगह में फंस जाएंगे। तो मैंने टिकट को कैंसिल कर दिया और फिर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। मेरी बच्ची, छोटी 7 साल की बच्ची है आस्था, वो भी जा रही थी। मैंने सोचा मैं तो टीका लगवा लूँगा, मैंने टीका लगवा भी लिया और दीदी को भी टीका लग जाता, लेकिन बच्चों इन लोगों को तो टीका नहीं लगता। मैंने वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी से बात भी किया था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास टीका लगने का मैसेज है तो आप आ सकते हैं, आपको नहीं रोकेंगे। मगर ये बच्चों को क्या कर सकते थे, तो नहीं जाना था तो नहीं जा पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैंने वहाँ की मीटिंग बराबर, मतलब मैं पूरा लाइव शो में देखा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महासचिव जी ने ये धार्मिक स्थलों को चुना है, ये एक बहुत ही अच्छा, एक पुण्य का कार्य भी है। क्योंकि हम धार्मिक, मतलब ये मीटिंग तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर इसी बहाने हम धार्मिक स्थल पर चले गए तो गंगा मैया के दर्शन कर लिए, महाकाल के दर्शन कर लिए, तो एक मतलब हमने इतने लोगों को, जितने लोग आए उतने लोगों के पुण्य के भागीदार हो गए कि उनको हमने भगवान के दर्शन कराया। तो मेरी महासभा से मतलब कि एक भविष्य की एक योजना मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इसको जारी रखा जाए। और अब जब मतलब साल भर में जो मीटिंग होती है, साल भर में कम से कम एक ऐसा प्रयास किया जाए कि जो हमारे जो 4 धाम हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो धीरे धीरे से इनकी यात्रा भी शुरू की जाए। तो वहीं पर हम लोग जाएं, दर्शन करें और वहीं पर मीटिंग भी हो जाए। मीटिंग क्या, वो तो मीटिंग कहीं भी हो सकती, खान पान, लेकिन कम से कम इसी बहाने दर्शनीय स्थल आदमी अपने से भी जा सकता है। लेकिन जो मज़ा समाज के साथ, समूह के साथ जाने पर आता है, वो मज़ा अकेले जाने पे नहीं आता है। मैं और मेरी फैमिली, हम लोग तो लगभग 3 धाम और 11 ज्योतिर्लिंग और लगभग जितने भी बड़े बड़े हमारे देश के मंदिर है, सब जगह घूम चुके हैं, सब जगह जा चुके हैं। लेकिन फिर भी जाने की इच्छा बराबर होती रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी महासभा इस तरह का मतलब कि प्रोग्राम करते रहे कि धार्मिक स्थलों की यात्रा बराबर ये जारी रहे। जो विरोध करता है करता रहे, नाम महासभा का होगा, पैसा तो सब कुछ जो जाएगा आएगा वो करेगा, वो देगा। हालांकि
अभी जो भी कार्यक्रम हुए हैं, मैंने सुना है कि इसमें पूरा खर्चा हमारे महासचिव जी ने दिया है। उसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। तो अगर ऐसे लोगों पर कोई आक्षेप लगाता है, कोई आरोप लगाता है, तो जब हम लोगों को थोड़ा सा दुख हो जाता है, जिस व्यक्ति ने अपना स्वयं का पैसा खर्च करके समाज के लोगों को तीर्थ यात्रा कराई, वो तीर्थ यात्रा ही है, मीटिंग तो बहाना है, वो तीर्थ यात्रा ही है। तो तीर्थ यात्रा करा रहा है जो अपने पैसे से करा रहा है, उसकी अगर हम बुराई करें या आलोचना करें, तो ये तो मेरे ख्याल से मानवता का परिचय नहीं है। अब मैं उनकी बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मैं उनसे परिचय हूँ, मेरा रिलेशन है, इस वजह से नहीं, क्योंकि होता सबके पास है, होता बहुतों के पास है, लेकिन खर्च करने का जिगर कलेजा हर किसी के पास नहीं होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। आज लोग 100 रुपये 200 रुपये खर्च करने में सोचते हैं कि खर्च करें कि ना करें, और 40-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए खर्च कर देना, तो क्यों कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं ना। किसी के पास चाहे करोड़ों रुपए हो तो कोई ऐसे ही नहीं मतलब वो कर देना चाहता है कि ऐसे ही फेंक देगा कोई। वो अपने पैसे का उपयोग, और जिसके पास जितना पैसा होता है वो आदमी उतना ही बुद्धिमान होता है और उतनी ही बुद्धिमानी के साथ पैसा खर्च करता है, कोई दिखावे के लिए खर्च नहीं करता है। तो हम लोगों को तो हमारे जो महासचिव जी हैं उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो हम अगर उनकी बुराई आलोचना करेंगे, अगर कभी कभार किसी से गलती हो भी जाती है तो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी कभार हो जाता है, हर किसी से हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के पीछे पड़ जाएं। और अंत में मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगले हफ्ते फिर कोई ना कोई आएगा। राज जी ने ये भी एक बहुत अच्छा काम किया है, एक प्लेटफार्म दिया, कम से कम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। सब लोगों की इच्छा हो रही है कि हम भी लाइव देखें, लाइव में आएँ। बारी बारी से ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, यही मेरी अपेक्षा है। अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं अब अपना यहीं पर समाप्त करता हूं।